ब्रेथ वो है that cannot happen in past and that cannot happen in future. It is only happening now. कुंभक हाइपोक्सिया जो पावरफुल मैकेनिज्म हमारे पास है सेल्फ हीलिंग का, उसको ट्रिगर कर सकते हैं। जब हम कुंभक करते हैं तो योर हार्ट विल टेक मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। Ayurveda is the only system of medicine in the world which lays out the attainment of permanent happiness or bliss, that is God or self-realization. एटीपी का प्रोडक्शन कम होती है, जो मैंने बताया था ना आउटर मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो चार्ज भी कम हो जाता है। जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं और मेडिसिन होती हैं वो लिवर पे बहुत हार्श होती हैं। इसको मैं बोलूंगा कि आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा डेंजरस होता है। सो व्हेन यू आर डूइंग कुंभक यू आर प्रिवेंटिंग द श्रिंकेज ऑफ। जो सिद्ध लोग होते हैं उनकी सोल्स चूज कर सकते हैं कि मैं इस टाइप का वुम मैं चूज करूंगा ताकि वो उस लाइफ को जी सकें जो उनको जीनी आ गई। इट्स ऑल फ्रीक्वेंसी मैचिंग, वन वे नहीं होता कुछ भी। और कंट्रोवर्शियल है कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस ऑफ ओल्ड मैन विद यंग गर्ल मेक्स हिम यंगर। टेलोमेयर्स का मेन जो फंक्शन होता है वो डीएनए को डैमेज से बचाना होता है। माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्लीन थिंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक बीमारी को घटाने में भी और एक बीमारी को बढ़ाने में। This episode is brought to you by Neopalms. On this channel, my goal has always been to promote conscious conversations which will help you in your life. In this episode with Dr. Ravinder, we have spoken about self-healing, anti-aging and a lot of other things that will add value to your life. And also, if you are a man of taste who loves to wear premium timeless shirts, do check out the link in the description. कुंभक, हाइपोक्सिया और कैसे हम अपनी बॉडी को और कैसे हम खुद इस जो पावरफुल मैकेनिज्म हमारे पास है सेल्फ हीलिंग का, उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो हिमांशु आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। देखिए जो हमारा शरीर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो हर बीमारी को खुद ठीक कर सकता है। उसको वो राइट एनवायरनमेंट हमें देना होता है। अब राइट एनवायरनमेंट देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो क्लीन लाइफस्टाइल है ना, क्लीन फूड, क्लीन थॉट्स, ठीक है। मतलब दिनचर्या कहने का मतलब है आपका जो आहार विहार दिनचर्या ये सब बिल्कुल अगर अच्छा है, जो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है लोगों को फॉलो करना, है ना। तो इसी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को इनेबल करने के लिए एक शॉर्टेस्ट वे है, उसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्ड कुंभक। इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये कैसे मैं इस पे पहुंचा और कैसे क्यों मैंने इसको रिसर्च करना शुरू किया। सो इन 2012 है ना, तो मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली। क्रिया योग के अंदर सारा ब्रेथ वर्क होता है बेसिकली। सो उसमें ऑलमोस्ट 144 क्रियाज हैं, मतलब डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड पैटर्न्स हैं बेसिकली। तो जब मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने अपने शरीर के अंदर बदलाव देखे, चेंजेस देखे, है ना। चाहे जैसे कोई एक्यूट कंडीशन भी हो गई है, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, अपना क्रिया कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मैं अपने आप ही थोड़े टाइम में ही ठीक हो मतलब ठीक हो जा रहा हूँ एक्चुअली में, राइट। और मैंने देखा मेरी क्लैरिटी बहुत बढ़ रही है, मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, जो मेमोरी मेरी काफ़ी बेसिकली शार्प हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा इस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ तो है। तो तब से मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने उसमें से स्पिरिचुअल एंगल थोड़ा सा निकाला और उसको मैं साइंटिफिक वे में लेके आया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आयुर्वेद जो है और हमारे जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं वो कई हज़ारों सालों पहले लिखे गए हैं, है ना। तो आज के समय में कई लोग उसको समझते हैं और कई लोग नहीं समझते, क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और जिस भाषा में वो समझना चाहता है बंदा, उस भाषा में अगर आप नहीं बोलेंगे आप, तो कभी भी अपनी बात को आप समझा नहीं पाएंगे। तो आज के लोग लॉजिक समझते हैं, साइंस समझते हैं। तो मैंने प्राणायाम को, ब्रीदिंग को साइंस से जोड़ा। मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि जब हम ब्रीदिंग या कोई भी प्राणायाम करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी, चाहे अनुलोम विलोम है, चाहे नाड़ी शोधनम है, चाहे डीप ब्रीदिंग है, चाहे कुंभक है, तो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी में क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे हमें अच्छा फील होता है, जिससे हमारा शरीर ठीक होने लग जाता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो देखिए कुंभक है ब्रेथ होल्ड, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी बनती कैसे है। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, सारी बीमारियों का कारण वही है, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन हो। एक्यूट कंडीशन मतलब कि आपकी बॉडी इतनी, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बहुत जल्दी बॉडी को पकड़ लेता है। क्रॉनिक लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर भी यही रीज़न है। होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक सेल है। हमारी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी को बनाना। एटीपी एक सेल की एनर्जी होती है, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से सेल सिग्नलिंग करता है, नेबरिंग सेल से वो कम्युनिकेट करता है, उन सेल्स को वो कुछ देता है, उन सेल से वो कुछ लेता है। और इसी एटीपी की वजह से जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे एक फेंसिंग होती है। जैसे
आपकी एक जगह है, आप उसको फेंस कर देते हैं, उसमें करंट छोड़ते हैं ताकि कोई भी बाहर का जानवर या अंदर ना आ सके। ऐसे हमारे सेल की भी एक फेंसिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसका काम क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी टॉक्सिन सेल के अंदर ना घुसे, राइट। तो उस एमएमपी का फंक्शन क्या होता है, सेल को प्रोटेक्टेड रखना किसी भी तरीके के टॉक्सिन से, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से, किसी भी तरीके के फ्री रेडिकल से बेसिकली, राइट। तो ड्यू टू सम कंडीशंस, कुछ बीमारियां, एक्यूट कंडीशंस, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, है ना, जब टाइम पे हम खाना नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, राइट, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कमज़ोर होने लग जाता है एक्चुअली में, राइट। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू के अंदर कमज़ोर हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ जो जीन्स होती हैं अपनी इनहेरिट करते हैं एंसेस्टर्स से, और कुछ जीन्स जो होती हैं हमारे लाइफस्टाइल से, जो हम जिनको हम फिनोटाइप्स बोलते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल से बनती हैं बेसिकली। तो डिफेक्टिव स्पेस जहाँ होगा वहाँ के जो सेल्स हैं उनका माइटोकॉन्ड्रिया वीक होने लग जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब वीक होता है तो एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। एटीपी का प्रोडक्शन कम होती, जो मैंने बताया था ना, आउटर मेम्ब्रेन का जो चार्ज है जिसको हम एमएमपी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो चार्ज भी कम हो जाता है। नाउ दैट सेल विल बिकम होस्ट टू ऑल टॉक्सिन्स, चाहे वो कोई हैवी मेटल है, चाहे वो कोई भी अनयूज्ड मिनरल है, या कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है, एनीथिंग, फ्री रेडिकल है, कुछ भी अब उस सेल के अंदर आएगा और उस सेल को बल्कि बना देता है बेसिकली, राइट। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं बल्कि सेल्स। बॉडी का एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं माइटोफेजी। आपने ऑटोफेजी सुना होगा। तो माइटोफेजी क्या है, सेलुलर क्लीनअप है। माइटोफेजी प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही ऐसा बल्कि सेल बॉडी एनकाउंटर करती है कहीं पे भी, तो वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन को अटैच करती है, उसको बोलते हैं पिंक वन। वो प्रोटीन पार्किन प्रोटीन को इनवाइट करता है, जो सिग्नल देता है ईट मी सिग्नल। और जैसे ही वो सिग्नल आता है तो ऑटोफेगिज्म एक एंजाइम होता है जो सारे फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियाज को एनगल्फ करके उनको इनकैप्सुलेट कर देता है और डिसइंटीग्रेट करता है उसको दो पार्ट्स में, यूजेबल में और अनयूजेबल पार्ट में। अनयूजेबल पार्ट बॉडी थ्रू आउट कर देती है ड्रेनेज के थ्रू, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू, और यूजेबल पार्ट से बॉडी क्या करती है, सेल को रिसाइकिल कर देती है। तो इसको बोलते हैं हम सेल रिसाइकलिंग। ये बॉडी का डिफॉल्ट प्रोसेस होता है माइटोफेजी, राइट। बट ड्यू टू मैंने जो बताया सारे फैक्टर्स, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, चाहे वो कोई क्रॉनिक कंडीशन है जो पहले से हमारे शरीर में चलती हुई आ रही है, कोई भी एक्यूट इशू है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी माइटोफेजी डिले होती रहती है, राइट। जब माइटोफेजी डिले होती है तो क्या होगा, वो बल्कि सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, बल्कि सेल्स इन नंबर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं बेसिकली। अब जिस जगह वो बल्कि सेल्स बढ़ जाएंगे, मान के चलिए लिवर में बढ़ गए तो लिवर को वीक करेंगे। कोई अगर अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है तो उसका ऑलरेडी लिवर वीक है, तो उसको बल्कि सेल्स बढ़ने की संभावना लिवर में ज़्यादा होगी। कोई बहुत ज़्यादा तला हुआ खाता है, मतलब डीप फ्राइड चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस मीट खाता है, तो उसका जो हार्ट जो है, तो उसके हार्ट के अंदर आप देखेंगे बल्कि सेल्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। जो स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स के अंदर संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी बल्कि सेल्स की, ठीक है। जहाँ पे भी ये बल्कि सेल्स बढ़ेंगे, बल्कि सेल्स क्या है, वो ऐसा सेल है जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक मोटा आदमी होता है ना जो कि हिल नहीं पाता है और जिसको सब कुछ बैठे बैठे वहाँ पे चाहिए, तो ऐसा वो बल्कि सेल वो है बेसिकली। एक सेडेंटरी सेल है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ शरीर को खराब करना उसका काम है, राइट। अब ऐसे सेल्स की तादाद जहाँ पे भी बढ़ेगी तो वो ऑर्गन वीक होने लग जाता है बेसिकली। अब यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी हम कवर कर सकते हैं, बट द मोमेंट जब उन सेल्स की इंटेलिजेंस बढ़ती है म्यूटेशन की वजह से और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना अगर सीख गए तो वही कैंसर का रूप ले लेती है बेसिकली। समझ आया आपको? तो सोचिए जेनेटिक म्यूटेशन, तो सारी बीमारियां इसके अंदर आ गई। आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, आपके जेनेटिक इश्यूज, आपके क्रॉनिक लाइफस्टाइल कंडीशंस, आपके एक्यूट इश्यूज, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी डिसरेगुलेट हो जाता है इसकी वजह से, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से आपको लग जाएगा। तो ये एक ही कारण है सारी बीमारियों का। तो अगर किसी भी शरीर के अंदर ये माइटोफेजी टाइम पे ट्रिगर होती है तो उसकी बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, किसी भी तरीके का एक्यूट इन्फेक्शन होने की संभावना, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल है, वो कम हो जाती है। किसी भी तरीके का क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अब इस माइटोफेजी को टाइम पे ट्रिगर कराया कैसे जाए? एक तरीका तो ये है कि क्लीन लाइफस्टाइल, वही टाइम पे सो, टाइम पे उठो, घर का पका हुआ फ्रेश खाना खाओ, पुराना खाना नहीं खाना है, ठीक है, और टाइम पे खाना है वो भी आपको। समझ आया आपको? और क्लीन थॉट, माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने आई थिंक सबसे जरूरी वही है। हाँ, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि बीमारी आई, जैसे ही मैं डिजीज कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया, मैंने सर्च करना शुरू कर दिया इंटरनेट पे बीमारी के बारे में, है ना, तो बीमारी के सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं एक्चुअली।
क्यों बढ़ने लग जाते हैं? साइंस क्या है? क्योंकि वेन एवर यू थिंक एनीथिंग, कुछ भी आप सोचते हो उस पर एक फीलिंग क्रिएट होती है। वो फीलिंग क्या है? दैट इज अ केमिकल दैट योर ब्रेन इज सिक्रेटिंग। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कॉर्टिसोल बन रहा है, खुश हो रहे हो एंडोर्फिन्स बन रहे हैं, राइट? अच्छे और हार्मोन्स भी होते हैं। बट मोस्टली लोग क्या होते हैं, ग्लास को आधा खाली देखते हैं, राइट? और वो खाली देखते देखते कॉर्टिसोल इतना बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल, एक्सेस कॉर्टिसोल बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, एडिक्शन लेके आता है, आपके मेटाबॉलिज्म को वो डिसरप्ट करता है, राइट? तो मेटाबॉलिज्म, सब चीज़ें तो डिसरप्ट कर दी उसने, आप सोचिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी के सिम्टम्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, राइट? एज अ डीएनए इंप्रेशन, कंटिन्यूसली हम डीएनए के अंदर ये इंप्रेशन भेज रहे हैं कि कॉर्टिसोल बनाओ, कॉर्टिसोल बनाओ, कॉर्टिसोल बनाओ, बेसिकली। इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, लास्ट में मैंने आपको समझाया था, राइट? तो माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्लीन थिंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक बीमारी को घटाने में भी और एक बीमारी को बढ़ाने में भी। बीमारी तो किसको भी आ सकती है, देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बट बीमारी कब तक रहेगी शरीर में, वो मेरे शरीर पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म वे। अब क्लीन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में, है ना, अच्छा खाना खाने में, पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करने में बड़ा लंबा समय लग जाता है और कई लोग कर भी नहीं पाते हैं। बट शॉर्टेस्ट वे क्या है? शॉर्टेस्ट वे है कुंभक, राइट? अब कुंभक कैसे है? जैसे हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, ठीक है, और उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ब्रेथ होल्ड किया, मतलब पूरी टेक्निक है, मैं आपको समझाऊंगा इसके एंड में जब ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा। तो कुंभक को जब हम प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ब्रेथ होल्ड करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हम बॉडी के अंदर हाइपोक्सिक स्टेट को कॉन्शियसली इंड्यूस करा रहे हैं, बॉडी को लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हम लेके जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो कि इंटरनेशनली काफ़ी कंट्रीज के अंदर हुई है, काफ़ी साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, सो व्हेन you induce hypoxic state into the body, inside the body consciously, so दो जीन्स का रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर, एक है BNIP3 और एक है NIX। ये दो जीन्स क्या करती हैं, ऑटोफेगिज्म से कम्युनिकेट करती हैं, और सारे के सारे जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सारे के सारे जो फॉल्टी सेल्स होते हैं, उनको टैग करने में मदद करती हैं। और जैसी वो टैगिंग होती है तो बॉडी माइटोफेजी को ट्रिगर कर देती है एक्चुअली, ओके, राइट? ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वे क्या है? कुंभक, ब्रेथ होल्ड। अब इसकी टेक्निक क्या है, देखिए। अब ये टेक्निक भी जब हमने इसको जब क्रिएट कर रहे थे इस टेक्निक को, तो क्रिया योग से ही हमने इसको बनाया, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हमने बड़ा साइंटिफिकली बनाया, इंक्रीमेंटल वे में बनाया है। इसके 12 लेवल्स हैं, 12 लेवल्स हैं, ठीक है। एक साल का समय लगता है इसको पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अब 12 लेवल्स हैं इसके, तो शुरू कैसे होते हैं, हर लेवल में 12 सांसें हैं, हर लेवल में 12 सांसें हैं, ठीक है। 12 ब्रेथ्स हैं हर लेवल में, यानी कि 12 × 12 144 ब्रेथ्स का ये सेट है, ठीक है। एकदम नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली करते हुए जाना है इसको। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ फर्स्ट 3 सेट्स करने हैं आपको, लेवल 1 से लेवल 3, राइट। लेवल 1 में क्या है, 12 ब्रेथ्स है, आपने इनहेल करना है, डीपली इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सपैंड योर टमी, देन होल्ड फॉर 3 seconds, then deeply exhale through nose and contract your tummy. So ऐसी ब्रेथ्स आपको 12 लेनी है। फर्स्ट लेवल 1 क्या है, 12 ब्रेथ्स ऑफ 3 होल्ड, 3 होल्ड्स, तो 1 से लेके 12 जैसे ही आप 13th ब्रेथ लेंगे तो ब्रेथ होल्ड टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 seconds. ओके, So inhalation through nose and exhalation, inhalation through nose, expand your tummy, pause for 6 seconds, exhalation through nose and contract your tummy, right? फिर वो अगेन 12, फिर जैसे ही 25th ब्रेथ लेंगे तो नेक्स्ट 12 ब्रेथ्स में होल्ड कितना हो जाएगा आपका, 9 का हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको यही प्रैक्टिस करना है, पहले इसमें आपको मास्टरी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है 3 इजीली कर लें, 6 इजीली कर लें, 9 ना कर पाए। तो इसमें एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना बॉडी को आपको प्रेशराइज नहीं करना है। हाँ, जितना कंफर्टेबली आप कर पा रहे हैं, मान के चलिए 3 और 6 कर पा रहे हैं इजीली, बट 9 तीसरा सेट नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है 9 करो, 6 के बाद 7 कर लो पहले, 3 6 7, देन डू इट फॉर 5 days, 6th डे फिर 7 से 8 करो, फिर डू इट फॉर 5 days, फिर उसके बाद 9 कर दो। जब 3 6 9 हो गया फिर देन कंटिन्यू इट फॉर 3 months। तो कंफर्टेबली जहां पे भी आपको ऐसा लगे थोड़ा सा भी प्रेशर आ रहा है तो वहीं पे रुक जाओ, वहीं तक ही अभी आपकी बॉडी की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने 3 6 9 किया, 36 ब्रेथ्स, मॉर्निंग सुबह खाली पेट उठ के, मैं बोलता हूँ दिन में 3 बार, सुबह उठ के, एक बार शाम को कर लिया और एक बार रात को सोते समय कर लिया, 36 ब्रेथ्स। और कोई पोस्चर का लिमिटेशन नहीं है, चेयर पे बैठ के कर लो, लेट के कर लो, शवासन में, बेड पे, ठीक है, कैसे भी कर लो, ठीक है। बट हाँ, स्टैटिक रहना है, चलते हुए नहीं करना,
हाँ, मतलब आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, जरूर नहीं है कोई सुखासन या कोई पोज में करना है आपको इस तरीके से इसको करना है। और जैसे फोर्थ मंथ आएगा, फोर्थ मंथ में आप फोर्थ सेट ऐड कर देंगे, यानी कि 12, तो 3 6 9 12। 12। फिफ्थ में आप 3 6 9 12 15 ओ, एंड सो ऑन। 12th मंथ में 36 तक पहुंच जाएगा ये, 36 सेकंड्स का ब्रेथ होल्ड। 36 सेकंड का ब्रेथ होल्ड। ठीक है, सो यहां से यहां पे गए हम, समझ आया आपको? तो ये आंतरिक कुंभक है, ये जो अंदर का कुंभक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है बाहर वाला कुंभक, अच्छा। बाह्य कुंभक जिसको हम बोलते हैं, जो एक्सलेशन के बाद होता है। हम्म, जब आप पहले आंतरिक कुंभक को कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाह्य वो कुंभक जो ज्यादा होता है difficult होता वो है। ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके हमें उसको अचीव करना होता है। बट पहले साल तो सिर्फ इसको करना है आपको। हम्म, इससे बहुत सारे बेनिफिट शरीर के अंदर होता है, मैं आपको बताऊंगा। जब हम फर्स्ट 3 लेवल्स करते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, यानी कि 3 6 9, ये कहाँ कहाँ पे हमें इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले ये हमें इम्पैक्ट करता है कौन से ऑर्गन पे? लंग्स पे, ब्लड टिश्यू पे और अर्थ एलिमेंट पे इम्पैक्ट करता है। ओके। ठीक है, इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो इम्पैक्ट बाकी ऑर्गन्स पे भी हो रहा है, बट सबसे ज्यादा डोमिनेंस जो है फर्स्ट 3 लेवल्स में वो इन 3 चीजों पे है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपकी जो रेस्पिरेटरी, जो लंग्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और आप ग्राउंडेड हो जाते हो बेसिकली। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आने लग जाता है, आपकी विल पावर जो है वो काफी इंप्रूव हो जाती है, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हो, ईगो थोड़ा थोड़ा सा डिसॉल्व होने लग जाता है ये बेसिकली। अर्थ एलिमेंट है basically। अर्थ एलिमेंट बेसिकली है ना। तो ये तो पृथ्वी, माभूत, ब्लड टिश्यू एंड लंग्स, ओके। फर्स्ट 3 लेवल्स में, 1 2 3। नाउ 4 5 6 नेक्स्ट 3 लेवल्स में कौन सा ऑर्गन होता है आपका? हार्ट। और टिश्यू कौन सा होता है? मसल टिश्यू। और एलिमेंट होता है वाटर। ओके। ठीक है, वाटर एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, आपकी हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, वो उसकी जो पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट की जो एबिलिटी होती है वो इंप्रूव होती है। मायोकार्डियल इजेक्शन फ्रैक्शन आपका इंप्रूव होता है। मायोकार्डियल जो मसल्स होती है उनकी वो स्ट्रेंथन होती है। और लंग्स एंड हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका रेगुलेट होता है। और प्लस क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो मसल फ्लूइडिटी, मतलब मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी इंप्रूव होती है। योर बॉडी बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल बेसिकली। आप कर रहे हो जब 12 15 एंड 18, यानी कि 4th 5th और 6th लेवल। फर्स्ट 2nd 3rd लेवल हुआ 3 6 9, और 4th 5th और 6th लेवल हुआ 12 15 एंड 18, राइट। जब आप नेक्स्ट 3 सेट्स पे जाएंगे, यानी कि 21 24 एंड 27, तो आपका लिवर एंड किडनी, राइट, फायर एलिमेंट आपका इसमें स्टिमुलेट होता है। और इसमें जो मतलब लिवर और किडनी और आपका जो फायर एलिमेंट है, ये दोनों चीजें बेसिकली आपकी इसमें स्टिमुलेट होती है। और टिश्यू कौन सा होता है इसमें? आपका मेद, फैट टिश्यू। फैट टिश्यू। ठीक है, अब इसमें फैट टिश्यू क्या होता है? देखिए, फैट टिश्यू पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। माइलिन शीथ, हमारे ब्रेन के मेम्ब्रेन्स, हमारे जो सेल के मेजर मेम्ब्रेन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो सेल जो फैट है, जो मेद धातु है, वो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। आपका फायर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, अग्नि जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। और आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट हो जाता है और बॉडी ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी करती है एक्चुअली, ओके। राइट, राइट। और जब फोर्थ करते हो, मतलब फोर्थ सेट ऑफ, जिसके अंदर 3 लेवल्स हैं अगेन, फोर्थ सेट में कौन कौन से लेवल्स हैं आपके? 30 33 30 33 एंड 36। तो इसमें आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, और बोन मैरो, और इसमें आकाश और वायु तत्व और मज्जा, यानी कि बोन मैरो टिश्यू एंड बोन टिश्यू, ये चारों चीजें इंपैक्ट होती है। ओके। तो यहाँ पे आपकी साइकी, मेंटल हेल्थ जो है वो काफी इंपैक्ट होती है। ठीक है, आपके जो पूरी साइकिल होती है, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं, कॉकटेल ऑफ गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड प्रेजेंट मोमेंट में आप आने लग जाते हो, बेसिकली ब्लिस में रहते हो। ब्लिस में आप आने लग जाते हो। आप अनकंडीशनल हैप्पीनेस बेसिकली आपको मिलने लग जाती है, राइट। क्योंकि आप सोचिए कि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे अब आपका जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, वो आपका बैलेंस हो रहा है बेसिकली इस लेवल पे। सो आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप पास्ट में नहीं जाते हो ज़्यादा, आप फ्यूचर में नहीं ज़्यादा जाते हो, आप प्रेजेंट में हमेशा रहते हो बेसिकली, राइट। यू बिकम मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड, बेसिकली, राइट। राइट। तो इस तरीके से जब हम लेवल 1 से लेके लेवल 12 पे, ये 4 स्टेजेस मैंने बताई, हर स्टेज में 3 लेवल्स हो गए आपके, है ना। तो लेवल 1 से लेवल 12 तक जब आप करते हो तो आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी वात पित्त कफ की, तो वात पित्त कफ अपने आप बैलेंस हो गया। तो Right. एक ही एक्टिविटी से आपका वात पित्त कफ भी बैलेंस हो रहा है। सारे मेजर ऑर्गन्स जो है आपके कवर हो गए हैं, सारे ऑलमोस्ट टिश्यूज जो है वो कवर हो गए हैं आपके, राइट। सो कुंभक का बेनिफिट देखिए, सेलुलर डिटॉक्स कर रहा है आपको, ठीक है, साथ साथ में आपके सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ साथ में आपके सारे टिश्यूज को स्ट्रेंथन कर रहा है, और आपको स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट कर रहा है बेसिकली, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हार्मोन लेवल पे क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको, वही
जब आप करते हो अब इसमें 4 में हमने डिवाइड कर रखा है इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल में आपका सेरोटोनिन डोमिनेंस रहता है बेसिकली, ओके। फील गुड फैक्टर, मूड हार्मोन जो होता है बेसिकली, राइट। उसके बाद 5, 6, 7 एंड 8 में आपका डोपामीन, जो आपको और मोर फोकस्ड करता है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड देता है ताकि आप इस एक्टिविटी को और कंटिन्यू कर सकें, राइट। तो डोपामीन आपका डोमिनेंट रहता है। और नेक्स्ट में मतलब 9, 10, 11 एंड 12 जो लास्ट थर्ड सेट है 4 लेवल्स का, उसके अंदर आपका गावा डोमिनेंट रहता है, जो आपको मेंटल क्लैरिटी लेके आता है, और जो Okay. आपको मेंटल क्लैरिटी मतलब इतनी क्लैरिटी कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इट इज़ a waste of time to spend some time in past or think about future. प्रेजेंट में रहने का जो बोध होता है हाँ, वो आपको मिल जाता है बेसिकली ओके। जब आप लास्ट 4 सेट्स करते हैं। तो ये हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है बेसिकली। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्चेस, हाँ, जो डिफरेंट रिसर्चेस बेसिकली हुई हैं। अगर किसी को ये रिसर्चेस पढ़नी है या जाननी है तो वो इसके हमारे कमेंट्स में कमेंट कर सकता है, तो हम उसको वो रिसर्चेस जो है अपना ईमेल आईडी, तो रिसर्चेस के लिंक्स हम भेज सकते हैं। और वो क्रेडिबिलिटी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ ताकि हाँ, लोगों को ये ना लगे कि हम ऐसी बातों को बोल रहे हैं बेसिकली। तो इसके Right. पीछे काफी सारी रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये तो ब्रीदिंग के मैंने एक्सेप्ट मतलब एक मैंने एस्पेक्ट आपको बताया। दूसरी जो एक जर्मन रिसर्च थी वो क्या कहती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि जब हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, है ना, तो स्टेम सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना, राइट। क्योंकि बॉडी एक ऐसी स्टेट में चली जाती है, एक लो ऑक्सीजन स्टेट में चली जाती है, जहां पे बॉडी को डर होता है कि कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए, तो मर ना बॉडी जाए। मर ना जाए। तो बॉडी उस चीज से निकलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देती है, अपनी सारी फोर्सेस बेसिकली वो लगा देती है। उसमें स्टेम सेल सबसे ऊपर होते हैं, जो अडल्ट्स में कम हो जाते हैं। स्टेम सेल्स कैन टेक फॉर्म ऑफ एनी सेल, हाँ, और इट डज रीजनरेशन। जो बच्चों में अच्छे होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं Right. basically। तो स्टेम सेल्स आपके बढ़ते हैं। दूसरा वीईजी है, वेस्को एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिससे क्या होता है, कोलेटरल्स बनते हैं। सो जब हम कुंभक करते हैं तो योर हार्ट विल टेक मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड राइट। कंपैरिजन टू हाँ, क्योंकि जब आप होल्ड करते हो। तो कोलेटरल्स बनते हैं। हम्म अगर मेन आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आ भी गई, वैसे तो कुंभक करेंगे तो नहीं आएगी, बट बाई चांस पहले से कोई दिक्कत है, तो योर कोलेटरल्स विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके। तीसरा ईपीओ, एरिथ्रोपायोप्रोटीन, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल सेल आपका बढ़ जाता है, राइट। ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बढ़ जाता है, जो डायलेशन करता नाइट्रिक है, ऑक्साइड बढ़ता है। हाँ। नाइट्रिक ऑक्साइड। और छठा जो मैंने बताया आपको, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड गाबा का जो रेगुलेशन है, हार्मोन रेगुलेशन है। अब देखिए, इसमें कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है। सेरोटोनिन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, डोपामीन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ईगो हार्मोन है तो भी दिक्कत है, डोपामीन ब्रिंग्स इन एडिक्शन, हाँ, और गाबा ऊपर नीचे हो गया तो वो भी तब भी दिक्कत है बेसिकली। सही बात। तो हमेशा जो हार्मोन्स है ना, उसका बैलेंस जो है ना वो बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के अंदर, हम्म। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अभी कि हार्मोन्स को रेगुलेट कौन सा ऑर्गन करता है, और वही ऑर्गन हमारे पूरे शरीर के अंदर बेसिकली एक ही ऑर्गन है वो, जिसको अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारा शरीर निरोग रहेगा बेसिकली। राइट। तो पहले हमने बात करी कि कैसे हम बॉडी के सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को, सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को बेसिकली इनेबल करें। तो उसका तरीका बेसिकली, इनेबलिंग का तरीका मैंने आपको बताया, कुंभक। तो ये कुंभक अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद मिलेंगे। हाँ, आफ्टर 5 डेज यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। राइट। सिंगल सेशन में लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। मतलब साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं, इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है या नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप सोच, वो नेगेटिविटी एकदम से खत्म होती हुई चली जाती है बेसिकली, राइट। तो इनिशियल लेवल पे आपको थॉट्स में इफेक्ट आपको पहले फर्स्ट 5 डेज में आने लग जाएगा। फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं उसको आने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, 1 महीने के अंदर आपको वो भी दिखने लग जाते हैं basically। राइट। क्योंकि मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें मेरे को, जैसे अभी आपने नाइट्रिक ऑक्साइड बोला, तो जो मैंने रियलाइज़ किया है ओवर टाइम, जब आप ब्रेथ होल्ड करते हो, जैसे मेरा अभी जो ब्रेथ होल्ड है वो है 4.5 मिनट या 5 मिनट के आसपास का, जब एक सेशन में कर लेता हूँ। अदरवाइज इट्स मोस्टली 90 सेकेंड्स, और ये मैं एक्सेल पे 90 सेकेंड्स, फिर वो 1 मिनट 2 मिनट हो जाता है, और इनहेल वाला होल्ड जो है वो 4.5-5 मिनट तक चला जाता है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आफ्टर अ टाइम, मैं कर रहा हूँ 2-3 साल से, देयर इज समथिंग वेरी, मतलब आप उसको शब्दों में तो नहीं समझा हाँ। सकते, बट अगर कह सकते हो, लाइक ए स्पिरिचुअल डाउनलोड काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, एंड इंट्यूशन इंक्रीजेज लाइक एनीथिंग। मतलब बिल्कुल। इंट्यूशन बढ़ता है, स्पिरिचुअल डाउनलोड बढ़ते हैं, आपके स्पिरिचुअल ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप समझा नहीं सकते किसी को, एंड दैट कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस जो रहती है बॉडी में, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब
हाँ, तो ये सारे बेनिफिट्स जो आपने बताए, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं सारे। हाँ तो बच्चों में हमने ये देखा, जब हम बच्चों को कुंभक हाँ, सिखाया हमने, तो हाँ। बच्चों में फोटोजेनिक मेमोरी, हाँ मतलब जो पहले जिनका ध्यान ही नहीं लगता था पढ़ाई के अंदर, सोचो हम्म, यहाँ पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और घूम रहा है। हम्म। क्यों? इसलिए घूम रहा है क्योंकि उनसे याद ही नहीं हो रहा है, या वो उस चीज को मेमोराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, और एंजॉय भी नहीं कर रहे ना। इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है बेसिकली उनका। हम्म, तो वो सब रिवर्स हो जाता है बेसिकली। तो जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको अगर अभी से आप कुंभक की आदत डालेंगे, तो आप absolutely. हाँ, आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, और अपने बच्चे की जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है उसको भी आप अपलिफ्ट करके रख रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी होने का जो खतरा है Chance. शरीर के अंदर, चांस है, वो बेसिकली अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं अभी जैसे बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि जब स्कैन्स में भी कुछ नहीं आता, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता, मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैंसर तो खैर एक वो तो हाँ। सिचुएशन है ही। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर बात करते हैं, तो जिनको हो गया है, प्रिवेंशन नहीं, जब वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, ब्रेथ होल्ड उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट, मतलब वो कर सकता है कुछ? सबसे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं गुड़गांव, अपना जो हमारा क्लिनिक है उसमें 4 बजे तक मैं नॉर्मल पेशेंट्स को देखता हूँ। उसके बाद मतलब आफ्टर 5 आई सी ओनली पेशेंट वर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, चाहे वो साइकोसिस है, या कुछ भी है बेसिकली। और जो की फैक्टर है उनकी हीलिंग में, वो ये कुंभक ही रहा है हमेशा। राइट। आप सोचिए मेरा रोल क्या रहता है, मेरे को लोग क्यों हायर करते हैं अपने जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें काउंसलिंग सेशंस होते हैं बेसिकली, है ना, काफ़ी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ताकि जो वो मेडिकेशंस ले रहे हैं ना, एलोपैथी जो मेडिसिन होती हैं, जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं, आइदर वो अपटेक होता है या वो इनहिबिट करता है किसी भी चीज़ को, सही है ना, बात। किसी को बढ़ाता है या किसी को घटाता है वो बेसिकली। उससे क्या है, वो बहुत सारी मेडिसिन तो बेसिकली हैबिचुअल हो जाती हैं, राइट, और वो को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। सो मैं उन मेडिसिन को छुड़वाता हूँ। ओके। और क्योंकि जो अपटेक और इनहिबिशन हमें करना है, वो मैं नेचुरली सिखाता हूँ कुंभक से उन बच्चों को, उन पेशेंट्स को जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है बेसिकली। ओके। और कुंभक अगर आपने सीख लिया तो यू कैन इनहिबिट एनी हार्मोन एंड यू कैन अपटेक और रेगुलेट एनी हार्मोन बेसिकली, ओके। एंड यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ कि कब सोचना है कब नहीं सोचना है। अभी साइकेट्रिक इश्यूज में क्या होता है कि आपका कंट्रोल थॉट्स पे होता नहीं है, कंट्रोल खो जाता है, आपके लॉजिक्स डिसरप्ट हो जाते हैं, ठीक है, इलॉजिकल थॉट्स आएंगे, आप उन पे टाइम स्पेंड करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे आप दुखी होगे, फिर वही मैंने बताया कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा बेसिकली, और फिर उसी डीप डाउन में आप जाते रहते हो बेसिकली। तो कुंभक क्रिटिकल रोल प्ले करता है सारे साइकेट्रिक इश्यूज में। मैंने 5-5 दिनों में रिजल्ट देखे हैं, मतलब जो लोग कुंभक जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, और 1-2-3 महीने के अंदर वीन ऑफ, धीरे धीरे सारी मेडिसिन वीन ऑफ हो जाती हैं, और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल। लोग क्या करते हैं, थॉट आते ही रिएक्शन दे देते हैं। सो कुंभक, अच्छा कुंभक का एक आयाम मैं और बताता हूँ आपको, सिर्फ ब्रेथ होल्ड कुंभक नहीं है, कुंभक इज द वे ऑफ लिविंग। राइट। मैंने कुछ बोला आपको, आपने तुरंत रिएक्शन दे दिया, यू हैव नॉट डन द कुंभक। मतलब कुंभक मैंने कुछ बोला कि रुक के, होल्ड करना, रुक के समझ के फिर रिस्पॉन्ड करना, राइट, दैट इज ऑल्सो कुंभक। कुंभक। आप फास्ट करते हैं, दैट इज आहार कुंभक। आपने अपनी आंखें बंद करी, नेत्र कुंभक। होल्ड करना बेसिकली। आपने सुनना बंद किया, कर्ण कुंभक। तो जब बच्चा वोम में होता है ना, पेट में होता है, तो वो पंच इंद्रिय कुंभक करता है। तो पंच इंद्रिय कुंभक अगर आप कर लो, पांचों इंद्रियों का कुंभक, आप सोचिए हमारी जो एनर्जी बॉडी से बाहर जाती है, तो इन 5 सेंसेस के थ्रू तो जाती है, पांचों इंद्रियों के थ्रू जाती है, जो ड्राउट होती है एनर्जी, अगर उस एनर्जी को प्रिजर्व करना है तो पांचों इंद्रियों का कुंभक करना पड़ेगा आपको। और पांचों इंद्रियों कुंभक अगर आपने कर लिया तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को कितना बढ़ा दिया आपने। सही बात है। जस्ट सी लाइक मतलब किड इन अ वोम, आप समझ रहे हैं, वो उसका नरिशमेंट कैसे होता है, 9 महीने तक ग्रोथ कैसे होती है उसकी, आप सोचो अंधेरे में ही रहता है वो, आप समझो। सही बात तो है। आयुर्वेद में कुटी प्रवेक्षा करके एक ऐसी एक थेरेपी होती है जिसमें एक ऐसा रूम बनाया जाता है जिसमें एक इतनी सी भी लाइट नहीं आ सकती अंदर, ओके, और क्रिटिकल पेशेंट को वहां पे रखा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है बेसिकली इसी से। मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन, बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। क्योंकि जब पंचेंद्रिय कुंभक, आप समझ रहे हैं, तो कुछ औषधियां भी होती हैं, बट ऐसी इंटेंस औषधियां नहीं होती हैं उसमें। उस कंडीशन में ये होता है कि बॉडी के सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को इनेबल करना। क्योंकि आई डोंट थिंक उससे पावरफुल कुछ और है। बिल्कुल, उससे पावरफुल। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, डेली 2 घंटा क्या करिए, रुई लगा के आंखों में काला काला कपड़ा बांध लीजिए, कानों में कॉटन कर लीजिए, डार्क रूम में बैठ जाइए, इतनी सी भी लाइट नहीं होनी चाहिए, जस्ट सिट फॉर 2 आवर्स।
एंड डू कुंभक ब्रेथ होल्ड ऑल्सो साथ में। तो बहुत, हाँ मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर 2 आवर जब आप रूम से बाहर आएंगे ना, यू विल सी एवरीथिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको कलर्स मोर वाइब्रेंट दिखेंगे, आपको चीजें बहुत ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। मान के चलिए आपने कल गीता पढ़ी है, भगवद गीता का कोई श्लोक पढ़ा है, और 2 घंटे के बाद वो करने के बाद आप वो श्लोक को पढ़ेंगे तो उसको और डीपेस्ट मीनिंग जो है आपको समझ आएगा एक्चुअली। सो ये असली हीलिंग है बेसिकली, राइट। जो हमारी पौराणिक और एंशिएंट जो हीलिंग है, जो लोग पहले गुरुकुलों में जो प्रैक्टिस करते थे, जो हमारे गुरु लोग जो प्रैक्टिस करते थे बेसिकली, तो वो ये हीलिंग होती थी कि इसीलिए गुरुकुल होते थे। तो इसीलिए हमारे आजकल हमारे स्कूलों में हेल्थ का सब्जेक्ट ही नहीं है कि प्रिवेंशन कैसे करें। पुराने जमाने में सबसे पहले तो शरीर की ही शिक्षा दी जाती थी कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है आपको। उसको स्वस्थ रखने के लिए टेक्निक्स होती थी। सुबह उठ के देखो, हवन करना, योग करना, प्राणायाम करना, आप समझो, खुद बना के खाना अपना। गुरुकुल में क्या होता था कि इंसान को खुद बना के खाना होता था, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बना के देगा, क्योंकि आई थिंक उसमें इंटेंशन का कुछ होता है। अगर आप खाना बनाते टाइम वो आपका भाव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाव जो होता है, इमोशंस जो होते हैं वो होता है। ऐसा बोला जाता है कि वाटर की मेमोरी होती है। अब खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो जल जहाँ पे भी रखा है और वहाँ पे कोई नेगेटिव वार्तालाप या नेगेटिव चीज़ हो रही है और उस जल को आप कंज्यूम करोगे तो बॉडी इज 72% वाटर, सो इट विल इम्पैक्ट योर 72% हेल्थ। सो इसलिए जब हम कोई भी स्पिरिचुअल, जैसे आपने गीता पढ़ा या हनुमान चालीसा पढ़ रहे, क्यों बोला जाता है कि आप जल साथ में रखो? क्यों बोला जाता है कि अग्नि भी साथ में रखो? पंचमहाभूत का प्रेजेंस, पंचमहाभूत भगवान, तो वो एक प्रतीक है बेसिकली ना, कि जल भी है, अग्नि भी है, वायु और आकाश तो है ही है, बेसिकली पृथ्वी पे तो आप बैठे ही हैं। राइट। तो 5 तत्वों के साथ जब आप कोई भी चीज करते हो तो एक श्रीविद्या में साधना होती है जिसमें वो ग्लास रखते हैं और फिर वो पूरा सहस्रनाम चैंट करते हुए उसको पी लेते हैं। हाँ तो ये इसको बोलते हैं ब्लेस्ड वाटर, मतलब ब्लेसिंग दिया। अब तो पानी होल्ड करता है मेमोरी, है ना। पानी मेमोरी को जो पानी है वो होल्ड करता है। पानी के साथ बेसिकली कभी भी आप कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आप नेगेटिव सोच के पानी को बिल्कुल नहीं पी सकते, इसलिए बोला जाता है तसल्ली से बैठ के पानी पियो शांति से। वो यही मतलब है बेसिकली। नाइस, ठीक है। और जो ये कुंभक का एक, इसका लिंक भी हम उसमें दे देंगे कमेंट्स के अंदर। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जो आपने सुना होगा हमारी योग के अंदर कुंडलिनी, हमारे 7 चक्र होते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। ये आपने सुना है? इस पे एक पॉइंट के बाद आएंगे। जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपने जो आंसर किया था वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का था, बट मेरे को ये भी कंफर्म करना है फॉर पीपल हु हैव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया मतलब जैसे वो होता है ना कि बॉडी में पूरे टाइम पेन है, हाँ, टर्मिनल न्यूरोलॉजिया हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, जिसके अंदर आप सिर्फ सिम्टम के बेस पे एक डायग्नोसिस दे सकते हो कि हाँ इसको माइल्जिया हो गया या इसको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। डेफिनेटली कुंभक हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको, नर्वस सिस्टम और बोन मैरो टिश्यू, जो हमारा लास्ट जो 3 का सेट था, मतलब हमारा जिसके अंदर था आपका 30, 33 एंड 36 वाला जो सेट था हमारा, उसके अंदर सारा का सारा जो हमारा इम्पैक्ट है वो इन्हीं चीज़ों पे है एक्चुअली में। तो नर्वस सिस्टम का जो स्टेबलाइजेशन है, हमारा न्यूरोलॉजिकल जो स्टेबलाइजेशन है, वो सारा बेसिकली आपको 4th मतलब 3rd स्टेज में, जिसमें 3 सेट्स हैं आपके 30, 33 एंड 36, वहाँ पे हो रहा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर भी इसका रोल है। और पेन कंट्रोल करने में तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ न्यूरोलॉजिकल पेन ही नहीं, अगर आपको अर्थराइटिस का भी कहीं पे पेन है, राइट, कहीं पे भी कुछ भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। बिफोर आफ्टर आप नोट कर लीजिए कितनी इंटेंसिटी है पेन की, और आफ्टर जब आप 369 ही कर लीजिए। जो मैंने आपको इफेक्ट बताया ना 1 से लेकर 12 लेवल तक, वो इफेक्ट आपको हर लेवल पे मिलेगा, बट डोमिनेंस उसका ज्यादा मिलेगा जो मैंने आपको बताया है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम का इंपैक्ट जो है 369 पर नहीं आएगा, आएगा वहां पे भी, बट इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा समय लगेगा बेसिकली आने में। बट अगर आप 30, 33, 36 करेंगे तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उस इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर टिश्यू पे, बोन मैरो टिश्यू पे, जहां से हमारा सारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, राइट। तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी जो सफर कर रहे हैं किसी भी तरीके के इस तरह की बीमारी से, वो अगर कुंभक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी उनको इफेक्ट जो है वो मिलेगा। ओके, ठीक है, अब आ सकते हैं वो कुंडलिनी वाली। हाँ, तो चक्रा थ्योरी है ना, कि जब जैसे हमने सांस को अंदर भरा तो हमारी जो एनर्जी है वो नीचे से मूलधार से होती है वो सहस्रार तक जाती है, फिर जैसे हम सांस को बाहर निकालते हैं वो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आती है। तो एक साइंटिस्ट हैं बेसिकली हार्वर्ड के, तो उन्होंने रिसर्च किया। सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि ब्रेथ का बॉडी के फिजिकल सिस्टम से क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने अपने आपको MRI की मशीन में डाला और पहले नॉर्मल ब्रीथ कर रहे थे वो, मतलब नॉर्मल लेंथ ऑफ इनहेलेशन था, नॉर्मल लेंथ ऑफ एक्सहेलेशन था। तो उन्होंने देखा जैसे वो इनहेल करते हैं, सम मूवमेंट इज हैपनिंग इनटू द स्पाइन।
ओके, वो मूवमेंट बताऊंगा किस चीज फिजिकल की है। मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट। और जैसे ही वो एक्सहेल करते हैं, सब मूवमेंट इज हैपनिंग डाउन द स्पाइन। इनहेलेशन पे अप द स्पाइन थी और एक्सहेलेशन पे डाउन द स्पाइन थी। दैट वाज द मूवमेंट ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट, जो मेनली हमारा क्रेनियल कैविटी में होता है, जो ब्रेन को नरिश भी करता है और ब्रेन को डिटॉक्स भी करता है बेसिकली। ओके, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरे दिन में बॉडी 400 ml बनाती है एक एडल्ट में। 400 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है, उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है और ब्रेन का पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डेली रिप्लेस होना होता है बेसिकली। ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने अपनी ब्रेथ को लंबा किया तो ऑसिलेशन ऑफ सीएसएफ है जो वो एकदम से बढ़ गया। मतलब पहले वो मान के चलिए यहां तक आया तो अब वो यहां तक हो गया। जैसे ही उन्होंने एक्सहेल को डीप किया तो पहले वो यहां तक गया था, वो यहां तक हो गया। प्रेशर टाइप, मतलब जितना वो डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर रहे थे उतना उसका ऑसिलेशन बढ़ रहा था बेसिकली, ऊपर की है। तरफ और नीचे की तरफ, राइट। तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल एक कोरिलेशन अगर आप देखेंगे हमारी चक्रा थ्योरी की तरफ भी क्या होता है, व्हेन वी इनहेल कुंडलिनी मूव्स अप, व्हेन वी एक्सहेल कुंडलिनी मूव्स डाउन। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन एंड दैट प्रूव्स आवर सनातन धर्म, हमारा योग, हमारी कुंडलिनी जो थ्योरी है, हमारी जो चक्रा थ्योरी है, दैट दिस होल एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, राइट। एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में और मैं बताऊंगा, ये वही फ्लूइड होता है जब बेबी वोम में होता है, ठीक है, तो बच्चा भी उसी में फ्लोट करता है। तो वोम का डिटॉक्सिफिकेशन, वोम का नरिशमेंट, बच्चे का नरिशमेंट भी इसी से होता है। तो इसका मतलब ये भी है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, मेरे दिमाग में जस्ट आया कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है इन लास्ट ट्राइमेस्टर में भी वो ब्रेथ होल्ड करे तो उसका बेनिफिट। मैं तो हम गर्भ संस्कार करवाते हैं। गर्भ संस्कार क्या होता है कि एक अच्छा हेल्दी बेबी कंसीव करने का एक पूरा अब मॉडर्न टर्म में बोलूंगा थेरेपी है एक तरीके से, एक पूरा प्रोटोकॉल है। उस गर्भ संस्कार में हमारा प्राणायाम डे 1 से होता है बेसिकली। अच्छा, डे 1 से नहीं बट ये फियर नहीं होता कि जैसे लास्ट मंथ्स में नहीं होल्ड करते कोई हैं फियर नहीं प्रेशर की वजह होता। से। एक्चुअली क्या है, हम हमारा शुरू कहाँ से होता है, देखिए कंसेप्शन से 3 महीने पहले से गर्भ संस्कार शुरू होता है। बीज शुद्धि जिसको हम बोलते हैं। ओके, बीज शुद्धि में क्या होता है, राइट, हाँ, कंसेप्शन होने से पहले मतलब मेल फीमेल का दोनों का जो 7 के 7 टिश्यूज है, शुक्र धातु जो है, अर्तवा जो फीमेल में है, उसका शुद्धिकरण होना ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए बेसिकली। जो करंट इश्यूज होते हैं उसको पहले एड्रेस किया जाता है, तो उस टाइम पे ही बेसिकली उनको कुंभक में इनिशिएट कर दिया जाता है। अच्छा, और आपने बोला फियर, अब कई लोगों को होगा 36 पे होल्ड करेंगे तो कुछ हो ना जाए, वही मतलब प्रेशर बढ़ता है ना क्योंकि बॉडी। अब मैं बताता हूँ, इसीलिए इस टेक्निक को इंक्रीमेंटल रखा गया है। मैं सीधा कभी बोलता ही नहीं कि 36 करो, राइट, जब तक 3 नहीं किया 36 तक आप पहुंच ही नहीं सकते। 3, 6, 9, अगर आप 36 तक भी पहुंच गए ना तब भी स्टार्ट आपको 3 से ही करना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हैं ना, गियर पहला लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, पहले से सीधा तीसरा लगा लो, गाड़ी उठेगी और झटका लेके उठेगी, इंजन पे लोड पड़ेगा। ऐसी बॉडी का है। कई लोग आउट ऑफ द प्रोटोकॉल चले जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने एक्सप्लेन किया इसको ऐसे करना है और उन्होंने कहा 18 सीधा 18 से शुरू कर दिया और उसके फिर इफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस दिस थेरेपी और दिस टेक्निक एज इट इज, स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट, क्योंकि अडेप्टेशन होता है। देखो आप बॉडी को धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप एक ट्रैक करते हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और 45 डिग्री इंक्लिनेशन है या कितना भी इंक्लिनेशन है, अगर आप लंबे लंबे स्टेप लो तो बहुत जल्दी थक जाओगे और माउंटेन सिकनेस आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ब्रेथ लेंथ के हिसाब से आप स्टेप ले रहे हैं, छोटे 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 छोटे। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंकिंग योरसेल्फ विद योर ब्रेथ एंड विद एलिवेशन, यू आर मेकिंग अ बैलेंस। फिर धीरे धीरे करके वो शुरू में स्लो होगी स्पीड, धीरे धीरे वो स्पीड भी बढ़ेगी, आप देखेंगे, और उस बढ़ती हुई स्पीड पे आपका सांस भी नहीं फूलेगा। सिमिलरली ये कुंभक एक्सरसाइज है। कुंभक इज जस्ट यू आर डूइंग अ ट्रैक बेसिकली ऑन दिस एलिवेशन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको आउट ऑफ बॉडी की एबिलिटी से ज्यादा नहीं करना है कभी भी। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है उतना ही करना है। इसीलिए इसको हमने इंक्रीमेंटल बनाया है। छोटे 5 साल के बच्चे से लेके और 90 ईयर्स 100 ईयर्स के एज तक के लोग सब इसको बेसिकली इसी एक सिंगल टेक्निक को बेसिकली फॉलो कर सकते हैं, बट अपने अपने हिसाब से। छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कुंभक करने की भी जरूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। कुछ मत करो, काउंट योर ब्रेथ। बच्चों के लिए गेम हो गया, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे मैंने आपको बताया था, एक हमारा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें ना छोटे बच्चे भी होते हैं। अब उनको कुंभक तो करा नहीं सकते, क्या कराएं, फिर एक गेम बना देते हैं हम कि काउंट, बेटा काउंट, आपको अपना ब्रेथ काउंट करना है, काउंट 108 ब्रेथ्स, काउंट जितनी काउंटिंग उसको सिखाई है उतनी काउंटिंग बोलते हैं कि हाँ 50 ब्रेथ काउंट कर लो या 100 ब्रेथ काउंट कर लो बेसिकली, तो उसके लिए गेम हो जाता है। ब्रेथ काउंट कर रहा है तो ब्रेथ पे अवेयरनेस आ रही है।
और राइट ब्रेथ वो है डेट कैन नॉट हैपन इन पास्ट एंड डेट कैन नॉट हैपन इन फ्यूचर, इट इज ओनली हैपनिंग नाउ। सो ब्रेथ अवेयरनेस बिल्ड हो रही है उससे, राइट। राइट और इसका भी है, इफ अगर आप 20 ब्रेथ्स काउंट कर रहे हो तो सेरोटोनिन एकदम से बढ़ना शुरू होता है और कॉर्टिसोल धीरे धीरे रिडक्शन शुरू होता है। 20 से 50 ब्रेथ्स आप काउंट करते हो, ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ सेरोटोनिन और बढ़ता है और कॉर्टिसोल का रिडक्शन और वो हो जाता है, डाउन हो जाता है। मोर देन 50 ब्रेथ्स जब आप काउंट करते हो, सो आपका फील गुड फैक्टर है ना, आपका मोटिवेशन, फोकस, डोपामिन और गाबा की साइकिल वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो मोर देन 100 ब्रेथ्स, अगर 100 में हो तो 108 ब्रेथ अगर आप काउंट कर रहे हो, कुंभक भी नहीं कर रहे हो ना, आप अपने वर्क स्टेशन पे हो, आप हाँ क्लोज योर आइज आफ्टर एवरी एक्सलेशन काउंट 1 2 3, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। राइट एंड इसके पीछे भी सारे रिसर्चेस है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, काउंट के 20 ब्रेथ तक क्या होगा, 50 ब्रेथ तक काउंट करने पे क्या होगा, 100 ब्रेथ तक क्या होगा, दिस इज ऑल मेरे डॉक्यूमेंटेड। को लेकिन ये पॉइंट समझ नहीं आता, लोग ऐसे रिसर्च के पीछे क्यों भागते हैं? इसको तो आप एक्सपीरियंस खुद ही कर सकते हो करके। हाँ, नहीं, अब देखिए मैंने आपको वही बताया मैंने क्यों करा ये रिसर्च, क्योंकि ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को ये चीजें बता सकूं। हाँ क्योंकि मेरा, देखो, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रिवेंशन, उस पर कोई काम नहीं करता। लोग लड़ रहे हैं आपस में, एलोपैथी डॉक्टर लड़ रहे हैं आयुर्वेद से, आयुर्वेद वाला डॉक्टर लड़ रहा है वो क्योर पे लड़ एलोपैथ रहे हैं, से। बट एक्चुअली प्रिवेंशन का काम है। प्रिवेंशन का काम है। अरे बीमार अगर हम बनेंगे ही नहीं हाँ तो खत्म है ना काम सारा। या राइट इस चीज को पढ़ाओ ना, तो दिक्कत तो यही है हाँ। कि कैसे हम बीमार ना हो, वो उस पर कोई बात ही नहीं करता है। इस दवाई ने ये नुकसान कर दिया, आयुर्वेद वाला बोलेगा इसके एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं, एलोपैथी वाला बोलेगा आयुर्वेद की दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, लड़ते रहो। पेशेंट गया तेल लेने आप समझ रहे हो, मतलब ओके आप पेशेंट को गाइड कर दो ना। सही बात है। लड़ने से बेहतर ये है कि एक दूसरे की पैथी पे आप गलत बोल रहे हो, यू प्रैक्टिस योर ओन पैथी, वी प्रैक्टिस आवर ओन पैथी, आप अपनी अपनी पैथी को प्रैक्टिस करो, that's it। हाँ सही बात। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लोग वो नहीं करते एक्चुअली। ओके और क्या क्या डीप बेनिफिट्स हैं ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के? देखो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मैं मानता हूँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो एक्चुअली में आपकी, मैंने बोला ना 72% बॉडी पानी है, आप समझिए, उस डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फाइनेस्ट फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन करता है बेसिकली, और हमारे कंट्रोलर की डिटॉक्सिफिकेशन सब उसी के हाथ में है, आप समझिए। अगर मान के चलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में पूरा रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है, पूरा रिप्लेस नहीं हुआ है, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं ना, जैसे ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, बिनाइन ट्यूमर भी बन जाते हैं लोगों को बेसिकली। क्यों बन रहा है वो? क्योंकि कफा स्टेगनेंट हो गया है ब्रेन के अंदर। कफा स्टेगनेंट क्यों हुआ? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा नहीं हो पा रहा है। ओके आप समझ रहे हैं? और इस तरह के कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिप्लेस ना होने की वजह से नहीं निकल पाई हैं, उसकी वजह से साइकेट्रिक इश्यूज भी आते हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता, फील गुड फैक्टर नहीं आता है, न्यूरोट्रांसमिशन पूरा डिसरप्ट हो जाता है बेसिकली, आपका राइट इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में हर हार्मोन का एक लेवल होता है कि इतना ही हार्मोन चाहिए हमें। रेस्ट हार्मोन्स को हमारा लिवर मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देता है, वो उसको वो करके रखता है, मतलब बैलेंस बना के रखता है, ताकि कोई भी हार्मोन जरूरत से ज़्यादा शरीर के अंदर ना बने, जितना जरूरी है उतना ही वो बने बेसिकली, राइट। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सबसे दो इंपॉर्टेंट सबसे फंक्शन है, एक तो नरिशमेंट और एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ओके ठीक है। ब्रेथ होल्ड पे हमने जिस मतलब जो इसके इफेक्ट्स की बात करी है, क्या हम एंटी एजिंग को भी उससे लिंक कर सकते हैं? यस, टेलोमियर्स आपने सुना होंगे। टेलोमियर्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, जो कि हमारे डीएनए को कैरी करते हैं बेसिकली, राइट। तो जैसे ही सेल हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो टेलोमियर्स जो होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके धीरे धीरे करते एक समय ऐसा आता है वो इतना शॉर्ट हो जाता है कि फिर वो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। ये क्रोमोसोम में होता है ना? हाँ 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 बिल्कुल। ओके तो ये जो सेल जो है, जैसी वो जितनी लेंथ शॉर्ट होती रहेगी उतना सेल की एक्टिविटी जो है वो कम होती रहती है, उतना वो सेल बल्की होता रहता है, जैसे मैं बता रहा था ना बल्की सेल। तो ये भी एक फंडा होता है बल्की सेल होने का, कि जब टेलोमेयर्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं जब हम ब्रेथ होल्ड कुंभक करते हैं। सो जो टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है, जो टेलोमेयर्स के अंदर डीएनए को सप्लाई करता है और टेलोमेयर्स की जो लेंथ है उसको जो प्रिजर्व करके रखता है, तो वो कुंभक ही है एक्चुअली, अगेन हाइपोक्सिक स्टेट। सो व्हेन यू आर डूइंग कुंभक, यू आर प्रिवेंटिंग द श्रिंकेज ऑफ टेलोमियर्स, ठीक है, जिसकी वजह से सेल मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो शॉर्ट नहीं होते हैं बेसिकली, राइट।
और टेलोमेयर्स का मेन जो फंक्शन होता है वो डीएनए को डैमेज से बचाना होता है बेसिकली। कुछ भी उसमें कुछ चेंज ना हो जाए, कुछ ऑल्टरेशन ना हो जाए, म्यूटेशन से बचाना होता है। समझ रहे हैं आप कि कहीं वो इधर उधर ना हो, जैसे चंचल बच्चा होता है ना, उसको मदर फादर उसको हर चीज पर टोकते हैं, वैसे ही इसका फंक्शन होता है बेसिकली। सो मेन एंटी एजिंग में देखिए, एंटी एजिंग का अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें क्या है, अगर हमारे सारे सेल्स शरीर के अंदर टाइम पे जैसी बल्कि बनते हैं, माइटोफेजी ट्रिगर हो जाए और टाइम पे वो रिसाइकिल हो जाए, तो वैसे ही रिजनरेशन हो गया। आप समझिए, स्टेम सेल्स अगर आपके बढ़ गए तो वैसे ही रिजनरेशन हो गया। तो कुंभक इन इटसेल्फ इज रिजनरेशन। आजकल लोग तरह तरह के इंजेक्शंस, तरह तरह की मेडिकेशंस लेते हैं एंटी एजिंग के लिए। मैंने देखा है कई लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, एक डायबिटिक ड्रग है, मेटफॉर्मिन लेते हैं ताकि शुगर मेटाबोलाइज, इंसुलिन का जो अपटेक और इनटेक है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, शुगर स्पाइक ना हो खाना खाने के बाद। मेटफॉर्मिन लेते हैं ताकि वो शुगर स्पाइक ना हो। उनका मानना है कि अगर ऐसा करेंगे तो उससे एजिंग जो है वो नहीं होगी, वो मतलब एज बॉडी जो है वो कम करेगी बेसिकली, राइट। बट देखिए क्या है कि कोई भी केमिकल को अगर आप लोगे, ठीक है, और उस केमिकल को तो बॉडी को प्रोसेस करना है, उसमें बाइंडर्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप किसी भी पिल से किसी भी फंक्शन को स्टिमुलेट कराते हो तो जो बॉडी का नेचुरल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, नेचुरल बंद हो जाता है। तो आपको हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उसके लिए। अब आप जब उसको छोड़ोगे, आप कुछ भी थोड़ा सा भी कार्ब खाया, एकदम शुगर स्पाइक जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि पहले तो आप पिल से कंट्रोल करते थे, बॉडी को तो आपने वो एबिलिटी बनाई नहीं। तो व्हेन यू डू कुंभक, यू इनेबल ऑल दीज काइंड ऑफ फंक्शंस कि वो सेल्फ अपने आप ही करे, बॉडी जब जरूरत है जितना उतना करे। सो एक्चुअली कुंभक मेक्स योर, सिर्फ ब्रेन नहीं बोलूंगा, बॉडी के हर सेल को इट मेक्स मोर इंटेलिजेंट बेसिकली, ताकि जब जो लेना है वो ले, जब जो देना है वो दे, और जिसको अंदर नहीं आने देना उसको नहीं अंदर आने दे। एक सेल को अगर आपने ठीक कर दिया, समझ रहे हैं आप, तो बिलियंस ऑफ सेल पे सारा इंपैक्ट तो सेम ही है ना बेसिकली। आप समझ रहे हैं वही तो बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना कि अब अपने इस मिनट को ठीक कर दो, आने वाला मिनट भी ठीक हो जाएगा, गया हुआ मिनट भी ठीक हो जाएगा। तो वही शरीर की हीलिंग है बेसिकली। इंटरेस्टिंग। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक है ये। जब आप गर्भ संस्कार की बात कर रहे थे तो मेरे को वो याद आ गया, बिकॉज आप गर्भ संस्कार कराते हो तो मुझे ये कंफर्म करना है एक तरीके से कि ये सच है कि या फिर ये ऐसी बोलने वाली बात है कि ऐसा बोला जाता है कि जो सोल्स होती हैं, मतलब जैसे एक इंसान मर गया, अब उसकी सोल फ्री हो गई, तो वो सोल कैन चूज कि वो कौन सा वुम में जाने वाली है, कैन चूज कि मैं शायद यहाँ, मतलब हर कोई नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बट कुछ सोल्स ऐसी हैं जो चूज कर सकती हैं। स्पेसिफिकली वो सोल्स जो बहुत फॉर एग्जांपल इवॉल्व्ड या फिर जो सिद्ध लोग होते हैं, उनकी सोल्स चूज कर सकते हैं कि मैं इस टाइप का वुम मैं चूज करूंगा या करूंगी व्हाटएवर, ताकि वो उस लाइफ को जी सकें जो उनको जीनी है आगे। तो जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि अब आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कोई भी इवॉल्व सोल पैदा हो सके, बिकॉज जो अभी कल्चर और कंडीशन है उस हिसाब से उतनी केपेबल वुम्स नहीं है जो उसको होल्ड कर सके। आपने बहुत सही पॉइंट बोला। और आपने अभी पहला क्वेश्चन पूछा कि सोल वोम को चूज करती है नहीं करती है, आपने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा उसमें उसका आंसर दे दिया, क्योंकि इट्स टू वे। अब मान के चलिए कि कृष्ण जी हैं, वो अभी जन्म लेते हैं, उनको कोई वोम चाहिए, है ना, तो ऐसा वोम भी होना चाहिए जो उनको धारण करेगा। इट्स टू वे। आप सोचिए थॉट प्रोसेस ऑफ कपल्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स ऑल फ्रीक्वेंसी मैचिंग बेसिकली, वन वे नहीं होता कुछ भी। वो इसलिए कम हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही है अभी। आप समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही। और अच्छा, एक और चीज ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, मैक्सिमम वो अनअवेयर स्टेट में पैदा होते हैं। मतलब द मोमेंट दे आर गेटिंग कंसीव्ड, कपल में जैसे ही उन्होंने कंसीव किया, उस टाइम पे वो क्या सोच रहे हैं या किस स्टेट में है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर ईदर इन अनअवेयर स्टेट, और मतलब वो उस पर्टिकुलर सोल के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। बिल्कुल, है ना। तो उससे देखो क्या होता है, जनरली गर्भ संस्कार में क्या होता है कि जो गुण संस्कार आपको बच्चे में चाहिए,
वो चीज़ें आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती हैं, हाँ, वो ट्रांसफर वही तो होगा, वो of course. ट्रांसफर होता है। हाँ, अब अनअवेयर जो पेरेंट्स होते हैं, फिर उसमें बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स इश्यूज जो आजकल बढ़ रहे हैं वो बहुत आते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, डिस्ट्रॉफी, तो चलो एक जीन डिफेक्ट है जो फीमेल साइड से आता है, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंशन ही बेसिकली गर्भ संस्कार है। अब जैसे आपने बोला कि अनअवेयर, तो अनअवेयर रह के अगर हम कंसेप्शन कर रहे हैं तो फिर बच्चे के कुछ भी संस्कार बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, रैंडम है वो। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, 4th मंथ में गर्भ संस्कार में जब हृदय बन जाता है ना, तो माँ के 2 दिल हो जाते हैं। हाँ, उस टाइम पे बच्चा अपनी इच्छा प्रकट करता है माँ के द्वारा, डिजायर, ऐसी डिजायर होगी वो कि जो शायद मदर ने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी। मदर अगर उसको सप्रेस कर देगी तो बच्चा अपनी ग्रोथ रोक देता है। oh shit, अच्छा, 7th मंथ में जब सेंसेस बन जाते हैं बच्चे के, हाँ। सेंसेस मतलब कि जब वो सब कुछ महसूस सुनने लग जाता है, तो 7th मंथ से और पैदा होने तक जो उसका संस्कार जो उसके अंदर जाएंगे, जो उसका बिहेवियर बनेगा, जो कोर नेचर बनेगा, जो उसकी पर्सनैलिटी बनेगी, वो सबसे हार्ड कोर पर्सनैलिटी होगी, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। और 7th मंथ से पैदा होने तक बच्चा अपने माँ बाप से रिलेशन बना चुका होता है, आसपास के रिलेटिव से रिलेशन बना चुका होता है। अगर उसके सामने वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, बच्चा वूम में है, तो सब वो सुन रहा है, वही एपिजेनेटिक्स के थ्रू वही चीज़ें जो फिनोटाइप्स हैं बेसिकली वो गलत तरीके से बेसिकली बच्चे के अंदर बनेंगे। वो बोलते हैं ना कि फादर को OCD है, बच्चे को भी OCD है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने उस चीज को ठीक नहीं किया ना। आप सोचो, OCD right. को या कंपल्शन को ठीक करना बड़ा इजी है। हम्म, आप लड़ रहे हो डेली आके, या आप स्ट्रेस में हो, आप चलो माई एक नेटफ्लिक्स पे कोई ऐसा कंटेंट देख लीजिए जो वायलेंस है बहुत ज्यादा, हाँ, राइट, फिर बच्चे के अंदर एंगर, गुस्सा होगा, फिर हम बोलेंगे पता नहीं यार परिवार में तो कोई ऐसा है नहीं, ये कैसा मेरा बच्चा ऐसा कैसा होगा? इसलिए हो गया ऐसा क्योंकि आपने वो कंटेंट देखा है राइट, 7th मंथ के बाद। सो वट एवर यू कंज्यूम इंक्लूडिंग फूड इंक्लूडिंग थॉट will impact the baby, राइट, basically. क्यों आजकल इतने मेंटल ADHD केसेस कितने बढ़ते आ रहे हैं? आप देखिए, अब US में देखेंगे, इंडिया में तो खैर कोई इतना ध्यान देता नहीं है। इंडिया में तो बोलते हैं तो मतलब 2 थप्पड़ लगा के बिठा देते हैं, शैतान है। बट चंचल बोल देते चंचल बोल देते हैं। US में तो टैग कर देते हैं ना, Right, right. ADHD, वहां पे तो पूरा कैटेगरी बना देते हैं, भाई हाँ। आपके बच्चे को ADHD है ADHD है, हाँ। और ये है वो है। तो ऐसे मेरे कई पेशेंट जो बोलते हैं कि हम वो US में रहते हैं, अब स्कूल में गया बच्चा, अब वो यहाँ पे तो बोलो शैतान बच्चा है थोड़ा, वो बोल दिया जी ADHD है। ADHD मैंने कुछ नहीं, ADHD तरीके होते हैं हर चीज के ना। हाँ, चंचलता हाँ। मतलब थोड़ा वायु ज्यादा है बेसिकली ना। दोष में अगर हम देखेंगे, चंचलता वायु से आती है बेसिकली। अच्छी मालिश करो बच्चे की, अच्छा बेसिकली उसको वो वाला खाना खिलाओ जिससे वायु इम्बैलेंस ना हो, अपने आप ही चंचलता कम हो जाएगी, कम होगी बेसिकली। तो तरीके होते हैं। तो गर्भ संस्कार तो वो चीज है। सो इसको बेबी प्लान करना है तो अनअवेयर रह के तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, You have to मतलब be fully aware। हाँ, हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, समझ रहे हैं, कैसा चाहिए, क्या संस्कार चाहिए, क्या गुण चाहिए। हाँ, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। कंफ्यूज नहीं रह सकते आप। कंफ्यूज रह गए तो इंटरेस्टिंग। दैट इज गर्भ संस्कार। ओके सर, ऑर्गन्स की जब हम बात करें तो हम ऐसे कैसे, मतलब हाउ कैन वी मेक इट क्लियर फॉर अस कि कौन सा ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, कि जिसका हमें इसका ध्यान रखेंगे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। देखिए, नेचर ने इसका आंसर हमें खुद दिया है। ओके, मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिजनरेट कर सकता है सबसे फास्ट? लिवर। लिवर। सो लिवर ही वो ऑर्गन है, अगर हम्म। आपने उसका ध्यान रख लिया तो आपने पूरे शरीर का ध्यान रख लिया। ओके, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है इसका? डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी केमिकल कंज्यूम किया हमने, अल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी टॉक्सिन है, वो सब लिवर क्लियर करता है अभी। दूसरा, कोई भी पैथोजन है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कृमि जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, उसको भी लिवर ही क्लियर करता है। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम लिवर ही करता है, राइट। और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको एज अ ग्लाइकोजन लिवर ही स्टोर करता है ताकि वो ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके। समझ आया आपको? और प्लस लिपिड्स को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, वो भी हमारा लिवर करता है। ये तो इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हो गए, राइट। बाइल प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E के हमारी बॉडी को मिल पाते हैं, ठीक है। A, D और B12 को स्टोर भी करता है फ्यूचर के लिए, स्टोर भी करता है काफी न्यूट्रिएंट्स को, स्टोरेज भी है वो। जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, कभी जरूरत पड़ी, खाना नहीं खाया बॉडी ने, तो ग्लाइकोजन को रिलीज कराना ब्लड स्ट्रीम के अंदर, A, D, B12 इन सब न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वो स्टोर करता है। तीसरा, हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म।
भी करता है। हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? एक्सेस एस्ट्रोजन हो गया, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो गया, एक्सेस डोपामिन, कोई भी हार्मोन एक्सेस में जाएगा तो बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्या करता है, ये एक्सेस हार्मोन्स को डोरमेंट कर देता है, उसको थोड़ा सा वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और उसको वाटर सॉल्युबल बना के बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है यूरिन के थ्रू बेसिकली। तो ये भी एक लिवर का फंक्शन है। एल्बुमिन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एल्बुमिन जो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शंस हैं लिवर के। ठीक है, ये सारे फंक्शंस अगर मैं आपको बात करूंगा तो ये सारे ऑर्गन से रिलेट करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं किडनी की। तो अमोनिया जब बनता है शरीर में तो एक्सेस अमोनिया को लिवर कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर, जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। टॉक्सिन्स मैंने बताया लिवर क्लियर करता है, तो किडनी का लोड कम कर रहा है। इसलिए हम हेप्टोबाइलरी सिस्टम बोलते हैं, लिवर एंड किडनी कंबाइंड। लिवर अच्छा है तो किडनी अपने आप ही अच्छी रहेगी। ओके। किडनी में दिक्कत ही तब आएगी इंटरनल अगर फैक्टर की वजह से, अगर लिवर आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि लिवर अपना काम पूरा नहीं कर रहा है तो सारा लोड कहाँ गया? किडनी पे। तो किडनी को सपोर्ट कर दिया लिवर ने। दूसरा आते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज करता है लिवर, जिसकी वजह से फैट सॉल्युबल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये भी फंक्शन हमारा लिवर का होता है। फिर पैनक्रियाज की बात करते हैं। ग्लाइकोजन को जब भी जरूरत होती है बॉडी को एनर्जी की, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जो लिवर ने खुद स्टोर किया है उसको वो रिलीज करा देता है स्ट्रीम में, ताकि पैनक्रियाज पे लोड ना पड़े, उसके बीटा सेल्स जो है वो इम्पैक्ट ना हो एक्चुअली। राइट। दूसरा लिपेज एक्टिविटी। लिपेज एक्टिविटी वही जो फैट को कंट्रोल करती है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, जो कि एक पैनक्रियाज का फंक्शन भी है, बट उसको भी लिवर खुद करता है एक्चुअली। सोचिए, लिवर अपना काम तो कर ही रहा है, वो दूसरे ऑर्गन्स को भी सपोर्ट कर रहा है उनका लोड को कम करके बेसिकली। स्टमक को कैसे सपोर्ट कर रहा है लिवर? फैट को प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज करके, प्रोटीन को प्रॉपर्ली सिंथेसाइज करके, गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी से प्रिवेंट करता है। अगर गैस और एसिडिटी बनेगी तो वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है, उसका गैस बनता है, प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, स्टमक के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो क्लेद बोलते हैं हम, गट लाइनिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको इफेक्ट होने से वो बचाता है। तो दैट्स हाउ इट इज प्रिवेंटिंग योर, इट इज सपोर्टिंग योर स्टमक ऑल्सो। ओके। उसके बाद लंग्स पे आते हैं। देखो, सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को वो क्लीन करता है, ब्लड को क्लीन कर रहा है, तो क्लीन ब्लड जा रहा है लंग्स के अंदर, तो गैसेस एक्सचेंज बहुत बेहतर होता है। पैथोजन को किल कर रहा है, तो ये निमोनिया होने से भी हमें बचाता है। कि पैथोजन अगर ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी जाएगा और वो लंग्स के अंदर चला गया, तो आपने सुना होगा ना पैथोजन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरिया ही है ना। हाँ। तो इस तरीके के इश्यूज, निमोनिया, कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी लंग्स में ना बन जाए, तो उसको भी वो प्रिवेंट कर रहा है बेसिकली, लंग्स को। राइट। अब आते हैं हार्ट की बात। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को मेंटेन करता है बेसिकली हमारा लिवर। ठीक है, तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनता ही जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बनते ही जा रहे हैं, तो फिर वो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होकर प्लेक जनरेशन करेंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं बेसिकली। दूसरा फंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड को कितना क्लॉट होना है और कितना डाइल्यूट होना है, ये भी हमारा लिवर ही कंट्रोल करता है। सो ब्लड क्लॉटिंग और अनक्लॉटिंग एबिलिटीज जो होती हैं, अगर मान के चलिए कि एक्सेस में क्लॉटिंग हो रही है और लिवर कंप्रोमाइज्ड है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्लॉट ब्रेन में अटकेगा, ब्रेन स्ट्रोक करेगा, हार्ट में अटकेगा, हार्ट स्ट्रोक करेगा। सो दैट वे क्लॉट को प्रिवेंट करके, क्लॉट को मेंटेन करके बेसिकली लिवर आपके हार्ट को भी सपोर्ट कर रहा है और आपके ब्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। राइट। हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करके, एक्सेस हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करके, वो इसको भी, ब्रेन को सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि मेन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हार्मोन्स, उनका सबसे ज्यादा रोल पूरे शरीर में होता है, बट मेजर रोल जो होता है हमारे ब्रेन में भी होता है बेसिकली। राइट। दूसरा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, अमोनिया अगर एक्सेस हो जाए तो आपको एपिलेप्सी का अटैक, आपको सीजर आ जाएगा, आपको मेमोरी लॉस भी हो सकता है अगर अमोनिया आपको बढ़ जाए। तो वो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करके, जो टॉक्सिन्स ब्रेन के लिए घातक होते हैं, ब्रेन के लिए जो अच्छे नहीं होते हैं, उनको वहां से हटा के बेसिकली वो ब्रेन की हेल्थ को सपोर्ट करता है बेसिकली। ओके। राइट। और ओवरऑल स्किन देख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अब स्किन पे बोलते हैं ना कि आपके स्किन पे कोई इरप्शंस हो गए, स्किन पे कोई इन्फेक्शन आ गया, वो क्यों आया? क्योंकि लिवर ने अपना काम पूरा नहीं करा, टॉक्सिन उसने नहीं निकाले, तो अब वो प्लाज्मा से ब्लड टिश्यू में गए, अब ब्लड टिश्यू से वो बेसिकली अदर टिश्यूज में गए और जाके वो आपको स्किन से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, हर बीमारी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके। अच्छा, जब जॉन्डिस होता है, लिवर डाउन होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपका कलर पेल हो जाता है, आपकी आईज जो है वो पेल हो जाती है। आईज पे इफेक्ट दिख रहा है लिवर का, स्किन पे इफेक्ट दिख रहा है लिवर का। किसी और ऑर्गन का दिखता है कि हार्ट में ब्लॉकेज होने वाली है तो फेस पे कुछ दिख जाए या नेल्स पे कुछ दिख जाए? राइट। ईयर्स पे थोड़ा बहुत दिखता है, बोलते हैं कि ईयर्स पे दिखता है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो
पूरे शरीर में हर ऑर्गन पे लिवर का इम्पैक्ट दिखता है, नेल से लेके आपके आईज से लेके आपकी नोज से लेके आपके ईयर्स, आपकी स्किन, हर जगह। तो लिवर हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और लिवर है पित्त का स्थान। ओके। और पित्त का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड टू 7 टिश्यूज। फूड से प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन्स, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। इसे सारा शरीर बनना है। पर आजकल लिवर की हेल्थ खराब क्यों है? 90% लोगों का फैटी लिवर है। क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि पित्त डिसिप्लिन डिमांड करता है। कभी भी खाते हैं लोग, स्विगी, जोमेटो, ये सब है, रात को 2 बजे भी मंगा के खा रहे हैं जब फायर लो है। एक्सेस कार्ब्स का कंजप्शन है, राइट? मतलब बैलेंस्ड मील नहीं खा रहे हैं, मतलब प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का एक बैलेंस्ड एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो नहीं खाते हैं बेसिकली। कुछ भी एक्सेस खा लेंगे, पिज्ज़ा खा लिया तो पिज्ज़ा ही पेट भर के खा लिया, ठीक है। पेट भरने के बाद मैं बताऊंगा, चरक संहिता में स्पेशली मेंशन्ड है, जब भी आप खाना खाएं, सो यू हैव टू ईट 2/3 ऑफ योर हंगर, 1/3 शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द 3 दोशास। अच्छा। डाइजेशन के लिए रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरा भर ले, वो भी गलत टाइम पे। 10 to 2 इज द टाइम ऑफ मेन फायर, पित्त का मेन समय है। तो 10 to 2 सबसे अच्छा टाइम है प्रॉपर मील खाने का। और नाइट को जब सनसेट हो जाता है तो वो टाइम अच्छा नहीं है खाने के लिए। वो उसमें लाइट खाना खाइए, मतलब 200-300 कैलोरीज आप ले सकते हैं। आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सॉटे वेजिटेबल्स और कुछ भी सेमी सॉलिड टाइप ले सकते हैं, बट हैवी मील नहीं खा सकते आप, हैवी प्रोटीन नहीं खा सकते आप, नहीं तो फिर वो आपके लिवर को इम्पैक्ट करेगा बेसिकली। ओके। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं मार्केट के, है ना, वो सब, वो क्योंकि सारा का सारा जो शुगर है वो सब कन्वर्ट कहाँ होता है? कुछ तो बॉडी लिवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, और कुछ कैलोरीज सीधा लिवर फैट में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। ओके। और फिर फैटी लिवर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। तो आजकल फैटी लिवर अल्कोहल जो पीते हैं उनको तो है ही है, प्लस जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनको भी है, बिकॉज ऑफ ये, ठीक है, पुअर ईटिंग हैबिट्स। अब लिवर जो है उसको हेल्दी रखा कैसे जाए? सबसे पहली चीज तो डिसिप्लिन, मैंने बताया। आप आज अपनी रिपोर्ट करा लीजिए, LFT की रिपोर्ट कराई आपने एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें आपका ग्रेड आ गया फैटी लिवर क्या है, ठीक है। आप सिर्फ दिन में 3 टाइम बांधिए खाने के। सुबह का टाइम हो गया 8 बजे, जैसे 12 बजे लंच हो गया, 6 बजे डिनर हो गया। लंच शुड बी योर हैवी मील, डिनर शुड बी लाइट, एंड ब्रेकफास्ट शुड बी स्टार्टर, कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट टू बूस्ट द एनर्जी। और टाइम सेम रखिए, ठीक है, 8 बजे, 12 बजे और 6 बजे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट 1-2 घंटा नहीं हो सकता। 1 महीना इसको फॉलो करिए। लिवर लव्स डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि लिवर के पास ना 5 मिनट से ज्यादा फंक्शंस है, 500 से ज्यादा फंक्शन है, उसको 500 से ज्यादा चीजें देखनी है, उसको सारे ऑर्गन्स को देखना है, समझो आप। खुद को रीजनरेट भी करना है उसको, और बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करना है उसको, राइट। अगर आपने उसको डिसिप्लिन नहीं दिया तो फिर वो मैल प्रैक्टिस करेगा लिवर खुद ही। वो पूरे तरीके से चीज़ों को सिंथेसाइज नहीं करेगा, पूरे तरीके से चीज़ों को मेटाबलाइज नहीं करेगा, टॉक्सिन ज़्यादा बनेंगे। एक तो टॉक्सिन दूसरा ऑर्गन से भी, आपको पता है जब लिवर बनाया भगवान ने तो एक एक्सेप्शन बनाया उसने। सारी वेन्स हमारी टुवर्ड्स द हार्ट जाती हैं, बट जो गट की सारी वेन्स हैं वो ट्रिब्यूटरी के थ्रू, पोर्टल ट्रिब्यूटरीज होती हैं। वो पोर्टल वेन जो होती है, मेन वेन जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, सारा गंदा खून सारे गट से कलेक्ट करके, इंटेस्टाइन से उससे कलेक्ट करके पहले लिवर के पास जाता है, वो हार्ट के पास नहीं जाता सीधा। अच्छा। लिवर उसमें से अपना यूजेबल पार्ट निकाल लेता है बाइल बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, और बाकी पार्ट को फिर वो वेन्स के थ्रू हार्ट को भेजता है बेसिकली। सो ये एक्सेप्शन बनाया भगवान ने लिवर के साथ ही सारे एक्सेप्शन बनाए हैं, तो उसी को ठीक रखना है। तो डिसिप्लिन पहली चीज होगी, ठीक है। दूसरी चीज होगी बिटर्स, कड़वा। लिवर को कड़वा बहुत पसंद है। ओके। हाँ, लिवर की एंजाइम की एक्टिविटी, बाइल का रिलीज, बाइल सॉल्ट्स, कड़वा टेस्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है बेसिकली। लिवर की जितनी भी आपने जो रिपोर्ट होती है उसमें ALT, ASP, SGPT, SGOT, जितने भी एंजाइम्स आप देखते हैं उन सबको बैलेंस करने का तरीका कड़वा टेस्ट है। बिटर्स, पहले जमाने में तो हम अपने खाने में बिटर हमेशा होता था। सुबह सुबह तो नीम का दातुनी करते थे लोग, नीम की कच्ची पत्तियां भी खाते थे लोग, है ना, और करेले की सब्जी बनती थी, तो बिटर्स बहुत ज्यादा यूज होते थे, राइट। बिटर्स में अगर आप बात करेंगे खाने वाली चीजें, जो लीफी चीजें हैं वो सारी मोस्टली बिटर्स होती हैं बेसिकली। अच्छा। जो हरी सब्जियां जिनको आप बोल लीजिए, लीफी जो चीजें होगी वो सारी बिटर होती हैं। तो अपनी डाइट में अगर आप बिटर को ऐड करोगे तो आप अपने लिवर की हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। इसमें मैं कुछ अपना मैं बताना चाहूंगा कि 2 हर्ब्स हैं इसमें, ठीक है।
जो कि आज के समय में मेरे को लगता है कि हर इंसान को ज़रूरत है, जिसका फैटी लिवर है। वो है कालमेघ, जिसको हम बोलते हैं चिरायता, और एक है भुई आंवला। ये दोनों हर्ब, कालमेघ और भुई आंवला। अब कालमेघ जो है ना, बिटर की एक दिक्कत है। बिटर जो टेस्ट होता है ना, वो हमेशा रिडक्टिव इन नेचर होता है, स्क्रैपिंग होता है। वो सिर्फ साफ करता है। ऐसे बहुत कड़वे टेस्ट हैं जो साफ भी कर रहे हैं और नरिशमेंट भी दे रहे हैं, जो रीजनरेशन भी कर रहे हैं। कालमेघ उनमें से एक है। ओके। वो कड़वा भी है, वो लिवर को टॉक्सिक जो इफेक्ट हुआ लिवर के ऊपर, चाहे केमिकल से हुआ, चाहे अल्कोहल से हुआ, चाहे किसी भी चीज से हुआ, वो उसको नरिश भी कर रहा है, प्लस एक्सेस डिपोजिशन ऑफ जो फैट है उसको वो निकाल भी रहा है। चिरायता, पुराने जमाने में जब हम छोटे होते थे, बुखार होता था तो चिरायता का काढ़ा बना के ना सुबह मम्मी पिलाती थी, कभी दादाजी पिलाते थे। बड़ा कड़वा होता है बेसिकली, वैसे पियोगे तो आप उसको, तो बहुत ही कड़वा होता है, वेरी बिटर। और बुखार अगर आपको हुआ है, बुखार के बाद आपको रिकवरी के लिए पुराने जमाने में चिरायते का काढ़ा ही दिया जाता था, क्योंकि वो एनर्जी भी दे रहा है प्लस एलिमिनेशन भी कर रहा है चीज़ों का। दोनों काम करता है कालमेघ। दूसरा है भुई आंवला। भुई आंवला जॉन्डिस का दुश्मन है, सबसे ज़्यादा बाइल पे काम करता है। ओके। राइट, और लिवर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कोई सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई, एंड आयरन रिच होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो और दूसरा डाययूरेटिक होता है, तो किडनी को भी सपोर्ट करता है। तो दोनों डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, डिटॉक्सिफिकेशन किडनी करती है उस, और लिवर भी करता है। दोनों मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का रोल दोनों ऑर्गन्स का है। राइट, तो अब ये दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो ये दोनों लिवर एंड किडनी हेप्टोबाइलरी हेल्थ पे बेसिकली इसका इंपैक्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और बॉडी अगर साथ में अपने अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कर लिया, और ये दो हर्ब्स को कुछ समय के लिए अगर आपने ले लिया, कालमेघ और भुई आंवला को बराबर क्वांटिटी के अंदर, और जैसे एक 500 mg का कैप्सूल है तो 250 mg ये डाला, 250 mg ये डाला, तो 500 mg कैप्सूल मॉर्निंग इवनिंग आप ले लें, उसका इंपैक्ट आप खुद ही देख लेंगे। जिनको मोशन ऐसा आ रहा है कि बाइंडेड नहीं आता है, थोड़ा लूज आता है, सेमी सॉलिड टाइप आता है, आप देखेंगे मोशन की बाइंडिंग सबसे पहले शुरू हो जाती है बेसिकली। जिनको ब्लोटिंग रहती है, ब्लोटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि फैट प्रॉपर्ली मेटाबलाइज नहीं हो रहा है, बाइल सॉल्ट्स उतने अच्छे हैं नहीं, तो बाइल इंप्रूव होगा तो उससे ब्लोटिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। राइट, एंड यू फील लाइट, क्योंकि स्क्रैपिंग भी हो रही है साथ में। मतलब कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आयरन रिच है तो ब्लड को भी, भुई आंवला आयरन रिच है तो ब्लड को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और कालमेघ जो है वो लिवर को रीजनरेट कर रहा है, तो रीजनरेशन भी हो रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन भी साथ में हो रहा है बेसिकली। गॉट इट। ठीक है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आपने इसको कंट्रोल में रख लिया तो आपने बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल में रख लिया। अगर लिवर को कंट्रोल में नहीं रखा तो कोई भी ऑर्गन आपके कंट्रोल से कभी भी बाहर जा सकता है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो पेनक्रियाज है, चाहे कुछ भी है बेसिकली। ठीक है। एक लिवर डॉक्टर थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोला था कि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं और मेडिसिन होती हैं वो लिवर पे बहुत हार्श होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कि आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा डेंजरस होता है। ओके। अब मान के चलिए कि किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको स्किन पे इरप्शंस हो रहे हैं, मतलब स्किन एलर्जी है, ठीक है, किस चीज़ का सिम्टम है? हाई फायर का, पित्त का सिम्टम है। मैं उसको स्पाइसेस खिला दूँ, सोचो मैंने मिर्च खिला दिया, गरम मसाला खिला दिया, उसके वो चीज़ और बढ़ जाएगी, तो डेंजरस होगी उसके लिए। राइट। बट मैं उसको रोज पटेल टी दे दूं या कोकोनट वाटर दे दूं जो उसकी फायर को शांत कर दे, उसके लिए वो अच्छा। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में देखिए क्या होता क्या है कि चीज किसी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकती है और किसी बॉडी के लिए सब्जेक्टिव है बेसिकली, ठीक भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने एनालिसिस प्रॉपरली किया है और आपने उसको प्रिस्क्राइब ढंग से किया है, तो ये चीज बेसिकली एक ही चीज एक को साइड इफेक्ट करेगी, एक चीज दूसरे को बैलेंस भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी विकृति और कौन सा दोष जो है शरीर के अंदर है। अब जो आपने लिवर डॉग की बात बोली, अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अब कई लोग, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा आजकल कोई भी डॉक्टर बन के बैठ जाता है ना, इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, है ना, कहीं से कुछ सुन लिया कि भाई, आप जैसे गिलोय की बात करते हैं, अब गिलोय की कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें लिवर डॉक ने बोला था कि गिलोय जो है लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, बट गिलोय का एक रेप्लिका होता है, एक कॉर्डिफिला होता है, एक क्रिस्पा होता है, बेसिकली दिखते दोनों सेम है। ओके। ठीक है, अब क्या होता है कि कई लोगों ने क्या करा, जब कोविड का टाइम हुआ तो वो सीधा उस क्रिस्पा के उस पत्तों को तोड़ तोड़ के वो खाया, और वो टॉक्सिक है, उसमें दूध निकलता है थोड़ा सा बेसिकली, है ना, मतलब एक लेटेक्स टाइप भी निकलता है बेसिकली, वो टॉक्सिक है डेफिनेटली। ऐसे ही खा लिया, ऐसे वही उसका काढ़ा बना के पी लिया, ऐसे ही ऑफ कोर्स, प्रॉपरली फार्मेसी की बनी हुई मेडिसिन, क्योंकि उसमें तो पहले आइडेंटिफिकेशन होता है
आइडेंटिफिकेशन के बाद शोधन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात शोधन, हर हर्ब, देखिए नेचर ने कोई भी हर्ब बनाएगा ना, जो फूड है, देखो फूड को प्रोटेक्टिव एलिमेंट नहीं दिए, बट जो हर्ब्स है ना उनको प्रोटेक्टिव चीजें दी हैं, एल्कलॉइड जैसे दिए होते हैं जो अपने आप को पेस्ट से, इंसेक्टिसाइड से, किसी भी इंसेक्ट से, पेस्ट से, पैरासाइट बचा से सके। बचा सके अपने आप को। तो हर हर्ब के साथ ऐसा होता है। हम्म उस हर्ब का शोधन, हर हर्ब का शोधन जरूरी होता है उसको यूज करने से पहले। हम्म अगर आप रॉ हर्ब कहीं तोड़ के खा रहे हो, एक गिलोय खाई मैंने तोड़ के, उससे मेरे को साइड इफेक्ट हो गया हाँ है, और आप फिर आप बोल रहे हो कि आयुर्वेद खराब है। आपने शोधन किया उसको। एक हर्ब बताता हूँ, उसको ये बोलते हैं क्या, एक मिनट, ये वो टॉक्सिक हर्ब ही है वो, भल्ला तक, ठीक है, ओके। बड़ा टॉक्सिक होता है वो, है ना। अगर उसको आपने ऐसे ले लिया है ना, तो आपको एरिथमिया एकदम से कर देगा, और कार्डियोटॉक्सिक, उसके कवर में कार्डियोटॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं उसके अंदर। आपको पता है जब उसका शोधन होता है, शोधन, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन में प्यूरिफिकेशन। जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो कवर में टॉक्सिक जो ऑयल्स ऐसे हैं उसके अंदर, जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं उसके अंदर, और जो कार्डियोटॉक्सिक जो एलिमेंट्स है उसको निकाल दिया जाता है। वो कैसी मेडिसिन बनती है, वो एंटी कैंसर मेडिसिन है बेसिकली। वो ट्यूमर को भी कम कर देती है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कैंसर पेशेंट्स आते हैं। सो भल्ला तक रसायन जो है वो दिया जाता है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से रिकवर होने के लिए। कोई भी ट्यूमर, कीमोथेरेपी भी नहीं ले रहे हैं, अगर आप नेचुरली ट्रीटमेंट में जाना चाह रहे हैं तो उसको एज एन एंटी ट्यूमर ड्रग यूज किया जाता है, बट आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन। अब कोई जाके कल को भल्ला तक खा ले और गड़बड़ हो जाए। अब धतूरा है, हाँ। धतूरा शिव जी पे चढ़ता है, शिव जी पे सारा पॉइजन चढ़ता है, और सारा जो पॉइजन चढ़ता है वो सारा मेडिसिन है। धतूरा है, पॉइजन है, अब वैसे खा लो आपको पागल कर देगा, न्यूरोटॉक्सिक है। हाँ। उसी धतूरे को आप शोधन करो, ब्लैक सॉल्ट, नींबू के रस में शोधन होता है। एनारोबिक एनवायरनमेंट में उसको फिर डमरू यंत्र बना के उसको फिर पकाया जाता है पूरी रात, पका के फिर उसकी भस्म बनाई जाती है। क्रॉनिक साइनसाइटिस है ना किसी को, सिर्फ 3 दिन लेना, 3 दिन वो पुड़िया लेनी है 125 mg की शहद के साथ, जिंदगी में लौट के नहीं आएगी एलर्जी। और वो भी सर्दियों में, और साल में मैं बहुत, जब विंटर्स आएंगे तो मैं करता हूँ ये, मैं खुद बनाता हूँ, शुद्ध करता हूँ उसको, फिर बनाता हूँ, और 3 डोज देता हूँ बस, एलर्जिक रेनाइटिस या साइनसाइटिस के पेशेंट को, बस इमीडिएटली अरेस्ट कर देती है। उसकी मेडिसिन भी बनती है और उसमें कनका सब जो है, कनका सब में कनक धतूरे को ही बोलते हैं। ओ, तो धतूरे से बनती है जो, कनक सोना नहीं होता, नहीं वो ऐसे अच्छा। इसको, हाँ। ओके। तो कनका सब जो है वो आपको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर है, हम्म। एंटी एलर्जिक है, और कनका सब से कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को। ये प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे डॉक्टर्स की, कि एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट पकड़ लिया कहीं से भी, उस पर फिर पूरे आयुर्वेद को आपने रख दिया। आप कैसे रख सकते हैं? आपको बेसिक, जब एलोपैथी में भी कोई मेडिसिन बनती है तो इंग्रेडिएंट्स का, रॉ मटेरियल का पहले डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी क्लींजिंग, कई रिएक्शंस करते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं। ऐसे आयुर्वेद में होता है। कोई भी चीज को हम ऐसे रॉ उखाड़ के नहीं खा सकते। कहने का मतलब ये है, जो रॉ उखाड़ के खा रहा है वो अपनी, बोलते हैं ना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो वो पेशेंट अपनी हेल्थ का खुद जिम्मेदार है भाई। उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, आयुर्वेद की पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। हाँ। आपको प्रॉपरली हर चीज को कितना मिक्स करना है, कैसे बनाना है। आपको एक हर्ब तोड़ी है, आपको उसको पंचांग में जड़ यूज करनी है, उसका पत्ता यूज करना है, उसका फूल यूज करना है, क्या यूज करना है। एक हर्ब है टेक्सास बकाटा, उत्तराखंड में होती है 2200 मीटर ऊपर। टेक्सास बकाटा से बहुत इंपॉर्टेंट एक कीमोथेरेपी ड्रग बनती है जो कि वाइडली यूज होती है पूरे वर्ल्ड में, प्लेसीटेक्सोल। उसके बार्क से निकलता है टेक्सोल। और पुराने जमाने में हमारे राजा लोग जो होते थे ना, उसको, वो पॉइजन होता है, आपने खा लिया तो खत्म, उसको पॉइजन बना के और उसको तीर बना के चलाते थे उसको। हमारे गुरुजी यूज करते थे प्लेसीटेक्सोल, उसको शोधन करके, उसका भी शोधन आयुर्वेद में होता है, और कैंसर में उसको प्रिस्क्राइब करते थे। वहां से बनाया प्लेसीटेक्सोल। रेस्पिरिन कहां से बना? रेस्पिरिन एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है, जो साइकेट्री मेडिसिन है, ठीक है, कहां से बना? सर्पगंधा। सबसे ज्यादा रेस्पिरिन जो होता है सर्पगंधा के अंदर होता है। सर्पगंधा हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए देते हैं, माइंड को काम करने के लिए देते हैं, राइट। इट इज अ वेरी पोटेंट हर्ब। बट ऐसे ही खा लो आप सर्पगंधा को तो दिक्कत है। उसका प्रॉपर मर्दन होता है। देखो, हर जड़ी बूटी का किन्हीं किन्हीं क्वाथ में मर्दन होता है, जो कि उसके कंपैटिबल हर्ब्स होती है, जो कि उसकी टॉक्सिक चीजों को कंज्यूम कर लेती है बेसिकली। सो आयुर्वेद को आप फॉलो करिए, ठीक है। उन हर्ब्स को कभी मत खाइए जो जंगलों में ऐसे होती हैं एज अ वीड। उनको प्रॉपरली प्रोसेस करके ही आपको खाना चाहिए, और प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। सारी वीड हटाते हैं ना, खरपतवार बोलते हैं, बट सारी वीड जो है वो जड़ी बूटी है।
भुई आंवला वीड है, कालमेघ वीड है, गोखरू वीड है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है सारी वीड ही टॉक्सिक है, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस पूछ के आयुर्वेदिक वैद्य से क्या मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, क्या ये सही जड़ी हर्ब है या नहीं है बेसिकली। क्योंकि उसका फायदा है बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरी पैथी के डॉक्टर्स हैं, वो उठा लेते हैं और फिर वो आयुर्वेद को, जो एक इतनी अच्छी पैथी है जो प्रिवेंशन भी सिखाती है, जो आपको जीना भी सिखाती है, जो आपको सांस लेना भी सिखाती है, जो आपको सोचना भी सिखाती है, उस पैथी को फिर वो बदनाम करते हैं बेसिकली एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट्स। राइट राइट ओके। आपकी जो स्टडी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, उसके बारे में एक बार डिटेल में बात करें। हाँ देखिए, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में देता हूँ। ये शुरू हुआ था 2017-18 से, है ना। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे आर्मी के। तो उनको बैकर्स डिस्ट्रॉफी था। बैकर्स क्या होता है, थोड़ा मिडिल एज में आती है। तो डिस्ट्रॉफी कई प्रकार की होती है, लिम्ब ग्रिडल होता है, बैकर्स हो गया, डुशेन हो गया। तो डुशेन इज वेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें सबसे ज़्यादा खराब होती है और सबसे अर्ली एज से वो आ जाती है 5 ईयर्स से। तो मेरे पास सबसे पहले बैकर्स डिस्ट्रॉफी के पेशेंट थे, जिसमें क्या फुट ड्रॉप हो गया, या पैर या कंधे जो है आपके पैर कमज़ोर होने लग गए, है ना। आर्मी से पेशेंट्स थे। तो उस टाइम पे मेरा उसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई, है ना, अब जीन डिफेक्ट तो पहले से ही था। अब आर्मी में आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है। जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई, फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हुआ, तो सिम्टम बढ़ने लग जाता है बेसिकली, मसल डिजेनरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हुआ कि अब ऐसे जो लोग आर्मी के अंदर हैं ऑलरेडी और बाद में आर्मी में भर्ती होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम जब आती है तो उनको डेस्क जॉब दे देते हैं, हाँ फील्ड से हटा के बेसिकली। और जो उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग होता है कि लोग आते हैं जब फर्स्ट पेशेंट मेरे पास आया, मैंने देखा तो उनको पैर में प्रॉब्लम था, चलने में पॉस्चर गड़बड़ हो गया था। तो उनको HR का जॉब दे रखा था बेसिकली। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है कि कोई इलाज नहीं होता इसका ठीक है, क्योंकि जीन ही डिफेक्ट है, तो क्या इलाज क्या होगा, राइट। बट हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे माइक्रोजीन थेरेपी पे, जिसकी कॉस्ट मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ होती है एक इंजेक्शन की। आपने सुना होगा कई बार एक केसेस ऐसे आते हैं कि छोटी बच्ची को 5 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी बहुत तरीके की डिस्ट्रॉफी, एडिनोल्यूकोडाइसोट्रॉफी भी है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बैकर्स है, लिम्ब ग्रिडल डिस्ट्रॉफी है। तो वहाँ से मैंने अपना एम बनाया। मैंने क्या एम बनाया, देखो मेरा जो पहला गोल था कि ये बीमारी है, चलो ये शुरू हुई मान के चलो पैर से, है ना। अब धीरे धीरे ये काफ मसल पर जाएगी, धीरे धीरे ये ऊपर जाती जाएगी और मसल्स पूरी बॉडी के कमजोर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। मेरा एम था कि प्रोग्रेशन को रोकना, कि किसी तरीके से मैं इस प्रोग्रेशन को रोक दूं, राइट। प्रोग्रेशन रुक जाएगा तो जो जितना, अगर एक फुट गड़बड़ हुआ है तो पूरी बॉडी तो एटलीस्ट बची रहेगी, बच जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होगी, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने देखा कि एक्स जीन डिफेक्ट है, डिस्ट्रोफिन जीन जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्स जीन होती है वो फॉल्टी हो जाती है, उसमें कुछ चीज़ें मतलब डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है बॉडी डिस्ट्रोफिन जीन नहीं बना पाती है, जिसे मैं ऐसे अकड़ा रहा हूँ और ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, है ना, ये टेंशन एंड रिलीज, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रोफिन जीन। अच्छा, यस, ओके। वो मसल को सपोर्ट करती है बेसिकली, एक सपोर्ट सिस्टम होता है मसल का। अब वो सपोर्ट सिस्टम चला जाता है तो मसल ढीले हो जाते हैं। जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता मसल ढीले हो जाते हैं। जो मैंने पढ़ा तो उन सेल्स में कैल्शियम घुसने लग जाता है, वही बल्की सेल हो गए, आपसे ढीले हो गए, जो माइटोफेजी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो बल्की सेल्स बन गए वहां के, और बल्की सेल जैसी बनता है तो जो भी चीज है वो सब उस सेल में इंक्लूड करता है, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा घुसता है उसके अंदर, और उस सेल को कैल्सिफाई कर देता है और सेल की डेथ हो जाती है एक्चुअली। और जब सेल मर गया वो तो डिजेनरेशन, ऐसे बहुत सारे सेल जब मरते हैं तो डिजेनरेशन होती चली जाती है एक्चुअली। ओके। अब उस टाइम पे ही मैं मैग्नीशियम पे काम कर रहा था, मैग्नीशियम, ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम, क्योंकि आज के समय में डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इज अ पैराडाइमिक। क्योंकि पहले पानी से मिलता था, हमें पूरे दिन में हमें कम से कम 500 mg से 600 mg मैग्नीशियम चाहिए, डाइटरी इंटेक जो हमारा होना चाहिए। बट खाने से 200 mg मिलता है, बाकी कहाँ से मिलना था हमें, पानी से। पानी हमने क्या कर दिया, आरओ, उसमें तो गया वो खत्म, वाटर टेबल डिप्लीट हो गई, सब सॉइल से भी चला गया। आजकल ट्रीट करना पड़ता है खेतों को भी, मैग्नीशियम इप्सम सॉल्ट डालना पड़ता है उसके अंदर भी, है ना, ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम, ताकि खाने में आ जाए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। तो मैग्नीशियम के बहुत सारे रोल होते हैं। एक तो विटामिन डी का रेगुलेशन करता है, वो मेन प्रिकर्सर है विटामिन डी को एक्टिवेट कराने के लिए, ठीक है। दूसरा, मैग्नीशियम का एक फंक्शन है जो मैंने एमएमपी बताया था आपको माइटोफेजी में, जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस चार्ज को मेंटेन करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है बेसिकली। सेल के अंदर मैग्नीशियम एटीपी से बॉन्ड बना के एटीपी को बढ़ाता है, एटीपी को एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ कराता है बेसिकली। मैग्नीशियम अगर है तो एटीपी का जो रेगुलेशन है वो अच्छा रहता है हमारे सेल के अंदर, और चार्ज जो है मेंटेन्ड है, यानी कि मैग्नीशियम जिस सेल में है वो सेल प्रोटेक्टेड है,
वो सेल कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से करेगा और किसी चीज़ को अंदर भी नहीं आने देगा। इट इज़ काइंड ऑफ गार्ड टू द सेल। मैग्नीशियम एक गार्ड है हमारे सेल का, जो किसी भी चीज़ को अंदर घुसने नहीं देता है बेसिकली। समझ आया? फिर मैंने देखा ओरल कंजप्शन तो सिर्फ बहुत ही पुअर है इसका, एक्सेस दे दो तो लूज मोशन हो जाएगा। फिर मैंने देखा ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है। ओके। देन आई फाउंड सम ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम, बेसिकली डेड सीसीएम जो लाते हैं, ठीक है। तो मैंने पेशेंट्स को वो देना शुरू किया, पहले अपने क्लिनिक पे देना शुरू किया। देन सॉ वेरी गुड रिजल्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हुई, जो बीमारी जहाँ पे थी वहाँ तक वो रुक रही थी और यानी कि प्रोग्रेशन स्लो हो रहा था बेसिकली धीरे धीरे, क्योंकि हमने कैल्शियम का जो इन्फिल्ट्रेशन है सेल के अंदर वो हमने रिड्यूस कर दिया मैग्नीशियम सप्लाई करा के। बेसिकली क्या हुआ, एक तो लोकली मैग्नीशियम सप्लाई करने से एक तो जो सेल है, सेल का एटीपी इंप्रूव हुआ, और एमएमपी जो है, एमएमपी मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आप उसका मेंटेन होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम उसमें अंदर घुस ही नहीं पा रहा है, जो हेल्दी सेल्स है। और जिसमें ऑलरेडी घुस चुका है, राइट, अब उसके लिए हमें कुछ करना था कि जिसके अंदर घुस चुका है अब उसका क्या करें। उसमें मैग्नीशियम हेल्प करता है बट थोड़ा हेल्प करता है। उसके लिए फिर हम कुंभक लेके आए, फिर मैंने साथ में कुंभक जोड़ा। ओके। कुंभक क्या कर रहा है, सेलुलर माइटोफेजी। तो जब हम कुंभक करते हैं बेसिकली, सो मैंने बताया स्टेम सेल्स बढ़ते हैं, सेलुलर क्लीनअप होता है, बहुत सारी जीन्स हमारी एक्सप्रेस होती हैं, जो कि हमारे जो पार्शियली डैमेज सेल्स होते हैं, पार्शियली डैमेज जिनका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बॉडी उन सेल्स को रिसाइकिल कर देती है। तो इट वाज अ टू वे अप्रोच। मैग्नीशियम से हमने हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्टेड रखा, उनके एमएमपी को कंट्रोल रखा, और जो सेल्स पार्शियली डैमेज हो गए थे उन सेल्स को हमने क्या करा, कुंभक से रिवाइव करने की कोशिश करी। ओके। और इन दोनों थेरेपीज का इतना अच्छा रिजल्ट आया, फिर हमने आईएमडी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ एक स्टडी करी 30 लोगों पे, जिसमें से 14 लोगों ने काफ़ी अच्छा फॉलो किया, 16 लोगों ने, मतलब 16 लोग थे जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट थे और 14 लोग थे जो ये कुंभक और मैग्नीशियम पूल भी हमने वहाँ पे बनाया था। मैग्नीशियम पूल में हमने 40,000 लीटर वाटर के अंदर मैग्नीशियम को डाला, जिसमें हर पेशेंट को थेरेपी 2-2.5 घंटा दी जाती थी। फिर मैग्नीशियम ऑयल को डेली एप्लीकेशन होता था, जैसे काफ मसल्स पे, फीट पे, शोल्डर्स पे, अफेक्टेड जो एरियाज हैं ऑलरेडी, और जो हेल्दी एरियाज हैं उस पर भी उसको लगाया जाता था, और कुंभक प्रैक्टिस कराया जाता था बेसिकली। तो 30 लोगों में से 14 लोग जो थे, उनका डॉक्यूमेंट, उनकी जो स्टडी है वो पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो उसमें आप सोचिए 4 लोग ऐसे थे जो व्हील चेयर से खड़े हो पाए, राइट। एक पेशेंट ऐसा था जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्लस साथ में उसको पैरालिसिस भी आ गया था। 28 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट था, लिम्ब गिrdle मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी उसको, 28 साल से व्हील चेयर पे था, प्लस 2-3 साल पहले उसको स्ट्रोक आया तो लेफ्ट साइड पूरी डेड हो गई, ये ऐसे हो गई पूरी। वो कुछ भी नहीं उठा पा रहा है उससे। मार्च 24 के अंदर वो एनरोल हुआ था हमारे पास लास्ट ईयर। अब वो पूरे के पूरे 12 लेवल्स करता है, 144 ब्रेथ करता है। ही लॉस्ट 15 kg ऑफ वजन, वेट, क्योंकि डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, बैठे रहना है तो वेट बढ़ता रहेगा। तो कुंभक इज एन एक्सरसाइज टेक्निक टू लूज योर वेट विदाउट डूइंग एनी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्कआउट। क्लीन अप हो रहा है ना, आप सेल लेवल पे क्लींजिंग हो रही है, आप सोचिए। सो बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेसिकली, राइट। लेफ्ट साइड उनकी पूरी रिकवर हो गई इन 6 मंथ्स। वहां से 9 kg का वेट उठा पाते हैं अब वो। 2 अटेंडेंट लगते थे उनको बेड से व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर से बेड पे आने में। अब वो खुद व्हीलचेयर से बेड पे, बेड से व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, करवट नहीं ले पाते, करवट ले पाते, खुद नहा लेते हैं, खुद सब कुछ कर लेते हैं, व्हीलचेयर से खुद खड़े हो जाते हैं। बाल भी वापस आ गए उनके, हेयर लाइन रिसीड कर रही थी बेसिकली उनकी, राइट। और मसल सर्कम्फ्रेंस भी उनका इंप्रूव हुआ। और जो 4 मैंने बताया ना, मसल सर्कम्फ्रेंस तो हमारे काफी पेशेंट्स में इंप्रूव हुआ, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। हमने पहले देखा था, सिर्फ हम हमेशा बात ये करेंगे कि हम सिर्फ डिजीज को के प्रोग्रेशन को रोक रहे हैं, ये इतना हो गया बस, इससे आगे नहीं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहे थे बेसिकली, ताकि एक ऐसा बोला जाता है डीएमडी के पेशेंट की 22 से 25 साल ही उनकी लाइफ स्पेन रहता है। बट हम इससे चाह रहे थे कि एटलीस्ट 20 साल और बढ़ जाए। बट हमें डिवाइन ने एक ऐसी 2 कॉम्बिनेशन थेरेपीज दी, जिससे बेसिकली लाइफ स्पेन तो अच्छा हुआ ही हुआ, और लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई। कई लोगों का मसल सर्कम्फ्रेंस इंप्रूव हुआ, जो पहले खड़े नहीं हो पाते थे, वो अपने आप, मतलब हमारे पास वीडियोस आते हैं एज ए टेस्टिमोनियल कि पहले मेरा बच्चा नहीं हो पाता था खड़ा, अब 2 सेकंड में खड़ा हो पा रहा है। पहले मेरा बच्चा बस पे नहीं चढ़ पाता था, मेरा बच्चा बस पे चढ़ पा रहा है बेसिकली, राइट। सो 30 लोगों की स्टडी हमने खत्म करी। उसके बाद अब हमने 50 लोगों की स्टडी हमारी ऑन गोइंग है, उसमें 50 लोग एनरोल्ड हैं, जिसमें मैग्नीशियम और कुंभक, ये 2 ही, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सिंगल ओरल मेडिसिन, कोई ओरल मेडिसिन नहीं है।
अब ये क्या प्रूव करता है, जो एक वाइटल मिनरल है आफ्टर ऑक्सीजन शरीर के अंदर, मैग्नीशियम, उसको हमने पूरा किया, जो कि बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के लिए जरूरी है, उसको पूरा किया ट्रांसडर्मली। और बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को हमने इनेबल किया कुंभक सिखा के, लोग ट्रेनिंग देके। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला, एक एटीपी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है और एक सेल को रिसाइकिल कर रहा है, एक सेल को नया बना रहा है और एक सेल को एनर्जी दे रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई बेसिकली। इससे पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आईसीएमआर की मीटिंग हुई थी सोलन में, पूरा दिया था, वहाँ पे पूरा समझाया था मैंने विद प्रूफ ऑफ माई पेशेंट्स। सो मेरा यही वो था कि वहाँ पे साइंटिस्ट जो लोग थे वो वही बात कर रहे थे कि जीन थेरेपी पे वी आर वर्किंग, वी आर टेस्टिंग ऑन माउस, इट विल कॉस्ट अराउंड 5 करोड़ रुपीज, बट वी आर नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट कि वो कुछ पार्ट उसका दे दे, फिर भी 1-2 करोड़ की पड़ेगी। वही देखो क्योर वाली बात है, बट बीमारी और जो ये क्योर है, इसके बीच में जो स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस है, इसको कोई देख ही नहीं रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव कर सकते हैं। सही बात है। वाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, मैंने यही सेल्फ बोला। फीलिंग में तो होगी ना। सो मैंने स्टेज पे चढ़ के यही बोला, मैं भी वही बातें बोल रहा हूँ, जीन की, माइटोफेजी, BNIP3, NIX और ये सारी चीजें, वो भी वही बात बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं जीन थेरेपी के थ्रू, मैं बोल रहा हूँ इसके थ्रू। ओके, गॉट सो इट। जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तो उससे मेरे को और कॉन्फिडेंस मिला कि कुंभक एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, मैं भी मानता हूँ वैसे ये बात। किसी भी बीमारी को। बट प्रैक्टिस जो है, इट शुड बी वेरी इन अ डिसिप्लिनरी मैनर, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, डेली करना है, रेगुलर करना है, सेम टाइम पे करना है। अच्छा, ऐसा है, सेम टाइम जरूरी है। सेम टाइम जरूरी इसलिए होता है, देखिए मैंने आपको बताया ना, हमारी बॉडी को डिसिप्लिन पसंद होता है बहुत ज्यादा। कब कौन सी चीज रिलीज हो रही है, तो आप कभी भी किसी चीज को डिसिप्लिन में करके देखना, डेली एक ही टाइम पे, और आप देखना बेसिकली कि मतलब बॉडी कैसे चेंज होती है एक्चुअली में। कोई भी, चाहे आप गलत चीज भी सेम टाइम पे कर लो, मेरा कहने का मतलब, आप छोले भटूरे है ना, आप डेली 1 बजे खाओ, ठीक है, और एक दूसरे बंदे को बोलो तुम छोले भटूरे आज 1 बजे खाओ, कल 3 बजे खाओ, ऐसे 1 महीने करो, 3 बजे 1 बजे। जिसने कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 6 बजे खाया है छोले भटूरा, उसका लिवर का स्कैन देख लेना और अपना लिवर का स्कैन देख लेना। छोले भटूरे इफेक्ट तो आपको भी करेगा, बट वो इंटेंसिटी कम होगी इफेक्ट की, क्योंकि आपने सेम टाइम पे खाया है। गॉट इट। बट उसने क्या अलग अलग टाइम पे खाया है। ऐसे होता है, हेल्दी चीज को आप अलग अलग टाइम पे खाओगे तो प्रॉब्लम करेगा बेसिकली आप। तो दिक्कत ये है सारी। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो प्रोजेक्ट है, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसलिए हमने इसको फ्री रखा है अपने हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के लिए। जो मैग्नीशियम की सप्लाई है वो सारी हमारी तरफ से जाती है, जो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो सब हम फ्री करते हैं एक्चुअली ओके, ग्रुप में। तो कोई भी, हम इसलिए हमने ये हमेशा अनाउंस किया हुआ है, किसी को कहीं पे भी कोई पेशेंट मिलता है सो रेफर टू अस, एटलीस्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो करने में काफी ज्यादा मदद जो है वो हो जाएगी कुंभक एंड मैग्नीशियम से बेसिकली। सर तो ये रिसेंटली एक पोस्ट किया था लिवर डॉक ने, मतलब जो जनरली तो मैं बहुत सारे पोस्ट ऐसे ही इग्नोर करता हूँ, बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगा मुझे, जिसमें बेसिकली इट वाज अबाउट कि आयुर्वेदा में सब कुछ गलत है, या मतलब क्या क्या गलत है बेसिकली। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो विच आई थिंक आर कंट्रोवर्शियल, बट आई थिंक इफ वी कैन क्लियर इट तो बेटर रहेगा। सो इसमें बेसिकली व्हाट ही हैज डन इज ही हैज पोस्टेड स्नैपशॉट्स फ्रॉम बुक्स ऑफ आयुर्वेदा टेक्निकली, और उसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो सीमिंगली लग तो ऐसा रहा है कि ये आयुर्वेदा की बुक है, क्योंकि उसमें संस्कृत वगैरह सब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक पेज है जिसमें है tuberculosis the king of diseases gets cured by massage, unction, wearing of new and pleasant garments, taking ordinary and medicated bath in consonance with the temperature of season, external cleansing, using medicated enema, taking milk, ghee, meat, food mixed with meat soup, drinking agreeable alcoholic preparations, perfumes, observing friendly and beautiful ladies, hearing vocal instrumental music, ऑब्जर्विंग सेलिवेसी। तो अब जैसे ये ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर है, तो क्या ये सच है, क्या है, क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी इस रूम में हम कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने को संस्कृत आती है? ट्रांसलेशन जाती है प्रॉपर ट्रांसलेशन, राइट? एवरीबडी इज फ्री टू यूज देयर ओन वोकैबुलरी, ओन वर्ड्स। अब ये इस श्लोक को अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या? देखो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है, अच्छा बहुत सारे टेक्स्ट है वैसे, जो ये टेक्स्ट का जो आप जो पढ़ रहे हो, ये चरक संहिता का एक ट्रांसलेशन है, ठीक है? सबसे गंदा ट्रांसलेशन है,
जिसमें वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरीके से उसको यूज करना है। हम्म, अब इस श्लोक का एक्चुअल मतलब क्या है? जो राज्यक्षमा का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है, जिसके 7 धातु कमजोर हो रहे हैं, धातुशिया बोलते हैं इसको, 7 के 7 धातु जिसमें कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, 7 टिश्यूज, प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव, है ना। शरीर बहुत कमजोर महसूस करता है, कमजोर फील करता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, राइट। मतलब इतना ज्यादा डीप मेंटल स्टेट, डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट उस टाइम पे कि उसको लगता है बेसिकली अब वो शायद कुछ ही दिनों का मेहमान है। अच्छा, ऐसी बीमारी होती है ना। अब लंग का टीबी हो जाए तो वो खांसते खांसते ही मर जाता है, या उसको मतलब सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है बेसिकली। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है। अब इस श्लोक को अगर आप ढंग से ट्रांसलेट करोगे, अब जैसे इसमें बोला कि ब्यूटीफुल लेडीज को देखो, ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करो। सो कहने का मतलब है इसमें कि जब इंसान एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया है तो इट इज एपिजेनेटिक्स। सो यू हैव टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपको सैड एनवायरनमेंट में या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं जाना है जहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे लड़ाई दंगा ये सब चीजें हो। आपको ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ पे बेसिकली आप खुश फील हो सके, आपको अच्छा लगे, राइट। आपको वो हॉबीज अपनी करनी है जो आप पहले करते थे या छोड़ जिनसे आपको अच्छा लगता था। अब इसका मतलब क्या है? जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हो डेट यू लाइक, है ना, तो यू फील समथिंग, यू फील हैप्पी। व्हाट इज दैट फीलिंग? दैट इज द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, you know, from the brain. Every feeling is a secretion of neurotransmitter. So इसमें बोला जा रहा है एक रोगी को अच्छा समय देना, एक रोगी को अच्छा महसूस कराना और फील कराना, ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी टू द ट्रीटमेंट बढ़ जाए बेसिकली। अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है? सो ये ऐसे डॉक्टर है ना, ये ओरिजिनल टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके संस्कृत में बताए ना, कि संस्कृत में बेसिकली इसका क्योंकि जैसे इसमें संस्कृत जैसे मुझे जो थोड़ी बहुत आती है, उसमें जैसे लिखा है कि ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवार्चने, मतलब बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य एंड सेलिबेसी। यस। और तप मतलब आपकी तप मतलब डिसिप्लिन। आप समझ रहे हैं? अब कहीं जो ट्रांसलेशन है उसमें कहीं इन वर्ड्स का मीनिंग कहीं मेंशन्ड है? बस ये लिखा ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, गिविंग डोनेशन। बट इसमें गलत क्या है? नहीं, ये जो वो ये दिखा रहा है कि एक ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ठीक कैसे किया जाता है कि लड़के को देखो सुंदर तो ऐसे, तो उसमें भी तो ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना। मुन्ना भाई मैं तो नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसने एक एस्पेक्ट उठा के रख दिया। आप बैशहज़ा रत्नावली पढ़ो, उसमें राज्यक्षमा को ठीक करने के इतने फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो बनाए गए हैं। और ये जिस चीज को बोल रहा है कि अल्कोहल पिला के ठीक करना, उसको आयुर्वेद में आशा वरिष्ठ बोलते हैं, जो नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ मेडिसिन होता है। तो वो अल्कोहल नहीं होता बेसिकली, वो मेडिसिन है, इट्स अ मेडिसिन है वो। अब एलोपैथी में कितनी मेडिसिन है? कोडेक्स पे क्यों बैन है? लोग उससे नशा करते हैं। नहीं, अल्कोहल मतलब वो ऐसे ब्लैक डॉग और वो नहीं है, वो नहीं है। दैट इज किसी चीज को हम फर्मेंट करते हैं, हर्ब्स को फर्मेंट करके जो नेचुरल प्रोसेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है बेसिकली। वो तंत्र में भी यही होता है वैसे। हाँ, तंत्र में जिसको वो बोलते हैं मदिरा, वो मदिरा नहीं होता। बिल्कुल। अब अल्कोहल अगर आप देखोगे एलोपैथी मेडिसिन में कितना यूज होता है, अफीम यूज होती है एलोपैथी मेडिसिन के अंदर, उसकी तो कोई बात नहीं करता है। समझा? तो ट्रीटमेंट पूरा नहीं बताया। राज्यक्षमा का ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप आओगे, संप्रप्ति मतलब कि डिजीज कैसे प्रोग्रेस होगी, कहां तक जाएगी, किस धातु तक पहुंची है, इस तरीके की पूरी एनालिसिस होती है। बस खाली श्लोक के मीनिंग को तोड़ मोड़ के आपने लिख दिया यहाँ पे और आपने लोगों को फैला दिया। इससे आयुर्वेद का ना तो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि जो लोग इसको मान रहे हैं वो आयुर्वेद के काबिल नहीं है, ठीक है, और जो नहीं मान रहे हैं वो तो आयुर्वेद के पास है ही ऑलरेडी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है जो थोड़ा और अजीब है। इसमें है कि इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी की स्पेलिंग भी गलत है, द वजाइना शुड बी फ्यूमिगेटेड बाय यूजिंग द पील ऑफ अ ब्लैक स्नेक, द रूट ऑफ हिरण्यपुष्पी शुड बी टाइड टू द हैंड्स एंड फीट और द रूट्स ऑफ विशाल्या। दिस मे बी डन इवन इन नॉन डिलीवरी ऑफ फीटल कवरिंग। बैशहज़ा रत्नावली में इसका मेंशन है। जो हमारे स्नेक का जो स्किन होता है उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, आपको पता है ऐसे तरीके के चर्म रोग, स्किन रोग जो लाइलाज है, ठीक है, आज के समय में वैद्य को नहीं पता वो कैसे बनते हैं। बट एक वैद्य है जिनको मैं जानता हूँ, जिनके फादर ये, उनके ऊपर बायोपिक भी बन रही है। बालेंदु प्रकाश जी के फादर हैं, वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, जो पद्मश्री भी है। ओके, पूरे वर्ल्ड में पेनक्रेटाइटिस का सफल इलाज सिर्फ वही करते हैं, सारी पैथी मिला के सफल इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। उस दवाई को जो वो बनाते हैं वो कॉपर से बनाते हैं और 2 साल लगते हैं उसको बनने में। उस मेडिसिन का नाम है अमर। राइट, दूर दूर से हर देश से उनके पास पेशेंट आता है, वहां पे रहता है और ठीक होके जाता है। पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस विद नेक्रोसिस आल्सो। और
उन्होंने पूरा एविडेंस बेस्ड है उनके पूरे मेडिसिन को पेटेंट मिला हुआ है, उनके प्रोटोकॉल को पेटेंट मिला हुआ है, उनकी दवाइयाँ बड़ी बड़ी ISR बड़ी बड़ी लैब्स में टेस्ट होती है, उनके पास एनालाइजर्स उनके हॉस्पिटल के अंदर रखे हुए हैं एनालाइजर्स, कोई भी मेडिसिन बनता है उसका पार्टिकल साइज देखा जाता है बेसिकली, इतने लेवल तक वो बेसिकली उसको एविडेंस बेस्ड करते हैं। सऊदी अरब में पेनिटाइटिस बहुत होता है लोगों को, तो सऊदी अरब में मेन वो ट्रीट करने जाते हैं बेसिकली उसको। तो उनके जो फादर थे चंद्र प्रकाश बालिंदु जी, तो एक बार बालिंदु सर को कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, स्किन का कोई ऐसा इशू हुआ था, कोई दिक्कत हुई थी बेसिकली, है ना, और वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो वो गए उनके पास इलाज कराने के लिए अपने फादर के पास, तो उन्होंने स्नेक की पील से बना हुआ मलहम उनको दिया। और बालिंदु जी बोल रहे थे जो 2 महीने हो गए थे मेरे को इस बीमारी से जूझते हुए, मैं अपने फादर के पास नहीं गया, 3 दिन के अंदर वो क्लियर हो गया वैसे। सो कितना ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होंगी, कितनी ज़्यादा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर। तो फ्यूमिगेशन पुराने ज़माने में क्या होता है, धूम्रपान बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ को आपने जला दिया और जब उसका फ्यूम के साथ उसके जो वोलेटाइल जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं ऊपर, सो दैट फ्यूमिगेट्स योर अब पुराने जिस टाइम पे लिखा गया है उस टाइम पे ये एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स तब थोड़ी नहीं होते थे, ये उस टाइम के हिसाब से लिखा गया है। सही बात। आज थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है कोई इसको। हाँ, आज तो हमारे पास मॉडर्न साइंस है, अवेलेबिलिटी है। सही बात। दिस इज वेरी फुलिश बिहेवियर ऑफ दिस डॉक्टर, मतलब व्हाट टू से, मतलब चीजों को नेगेटिवली प्रेजेंट करना। हाँ, मतलब ये करेगा कौन अब, मतलब अब कौन सोचने करेगा वाली बात है। जो चीज 5000 साल पहले भाई कुछ था ही नहीं। हाँ, 5000 साल पहले या 2000 साल पहले या 200 साल पहले भी लगा लो आप, 200 साल एलोपैथी की उम्र कितनी है, 200-250 साल, 300 साल पहले क्या था, इलाज तो सब इन्हीं चीजों से होता था। उस टाइम पे जो जैसा मिलता था लोग प्रैक्टिकल करते थे, और प्रैक्टिकल से जो फर्क आ गया तो उसको डॉक्यूमेंट कर दिया वैसे। बट आज के ज़माने में अगर आप बात करेंगे, हमारे एजुकेशन में, मैंने BMS करा है, हमें ये पढ़ाया, हमें तो नहीं पढ़ाया जाता कि आप स्नेक की पील उतारो, उसको जलाओ, वो करो, क्योंकि दैट इज नॉट रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। सही बात। पुराने जमाने में जंगल इतने होते थे, स्नेक इतने ज्यादा मिलते थे, आप समझिए, नॉन पॉइजनस भी, ठीक है, उस हिसाब से बेसिकली उस टाइम का वो टाइम था, वो समय गया। मतलब लिवर डॉक्टर, मॉडर्न डॉक्टर होते हुए भी आज भी पास्ट में जी रहे हैं। आयुर्वेद कितना आगे आ गया है। सो मैं यही बोलूंगा, ये सजेशन है मेरा कि थोड़ा सा अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाओ, राइट, और चीजों को ना ढंग से समझो, पुरानी चीजों को मत लेके आओ। अच्छा, इसमें एक है जिसमें मतलब सबसे ज्यादा आई थिंक उसी पे लोग थोड़े से वो हुए हैं, विच इज क्योंकि एक तो जब भी हम कहीं पे भी अगर सेक्स की बात करते हैं लोग थोड़े वो हो जाते हैं, मतलब अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं कि हाउ कि सेक्स के बारे में ऐसा कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि आई थिंक वो कुछ सोचते हैं कुछ ऐसा टबू है, जबकि हर कोई कर रहा है, मतलब इंसान, जानवर, कीड़ा, हर कोई कर रहा है, कौन सा टबू है पता नहीं। बट इसमें है कि कॉमन कोल्ड के उसमें ट्रांसलेशन में, इंडल्जेंस इन वुमेन कॉपुलेशन, इंजरी टू द हेड, असॉल्ट बाय स्मोक, सनलाइट, डस्ट, टू मच ऑफ कोल्ड, सप्रेशन ऑफ अर्जेस ऑफ यूरिन आर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ प्रतिशया। मतलब ये कॉजेज लिखे हैं। अब ये कॉमन कोल्ड वाले सेक्शन में बेसिक समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये सब भी वही। देखो क्या होता है ना, ये सब सिम्टम्स, अब देखो इसने सिम्टम को एक प्रॉब्लम से रिलेट किया हुआ है, आप समझो, ठीक है। अब दिस इज वेरी अनक्लियर। हाँ, ये पूरी ट्रांसलेशन भी नहीं है बेसिकली, थोड़ी आ रहा है, एक ही पेज है बस, पूरी ट्रांसलेशन भी नहीं है बेसिकली। आपने सिर्फ क्या पढ़ा, आपने कुछ वर्ड्स को पिक किया बीच में से विदाउट नोइंग द कॉन्टेस्ट ऑफ इट, और आपने फिर गलत बोलना शुरू कर दिया लोगों एक्चुअली में। तो बेसिकली ये किसी भी जो मैंने सारी पोस्ट दी, किसी भी चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है बेसिकली आज के समय में। ये अभी ये पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। पिछले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। 200 साल पहले या 250 साल पहले लोग मिट्टी से नहाते थे, साबुन नहीं होते थे उस टाइम पे। हाँ, मिट्टी लेप करके नहाते थे। बर्तन भी मिट्टी से ही मांजते थे, मतलब धोते थे, राख से धोते थे। आज धोते हो क्या आप? बट पहले तो धोते थे। उस टाइम में जब फैसिलिटी सही बात है। तो जो साइंस है, साइंस का डेवलपमेंट ऐसे तो होता है, उस टाइम पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी के हिसाब से लोग इलाज और ट्रीटमेंट करते थे, पेड़ पौधों से, पत्तों से, जानवरों की स्किन से, उनके नाखून से। आयुर्वेद में तो सींग से भी दवाई बनती है। श्रिंग बसम जो है सबसे अच्छी फेफड़ों की मेडिसिन है, श्रिंग बसम, अब तो बैन कर दी है। एलिफेंट के टीथ से मेडिसिन बनती है, थी, अब बंद कर दी, हस्ती बसम बोलते हैं उसको, जो कि आपके हेयर को उगाने में बहुत ज्यादा मदद करती थी बेसिकली, राइट। आप समझ रहे? तो ऐसी ऐसी चीजें हैं अब कि मतलब इन सब चीजों से बेसिकली मेडिसिन में, सब में मेडिसिन प्रॉपर्टी, इस पृथ्वी पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी ना हो। अच्छा,
टॉक्सिन भी हो सकता है, बट इफ यू नो हाउ टू रिमूव द टॉक्सिन देन यू कैन मेक अ मेडिसिन आउट ऑफ इट, राइट। बट इफ यू डोंट नो दैट यू कांट डू इट। बट अगर आपको नहीं पता आयुर्वेद के बारे में, सो डोंट, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई डोंट ओपन योर माउथ एंड स्प्रेड दिस शिट। मैं तो इसको shit ही क्योंकि बोलूंगा इसमें basically। एक और कंट्रोवर्शियल है कि सेक्सुअल इंडल्जेंस ऑफ ओल्ड मैन विद यंग गर्ल मेक्स हिम यंगर, while sex of young man with older lady makes him as an अब old। देखो कितना इसमें गलत वो मतलब ये लिखा तो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे भाव देखो श्लोक का ना, एक होता है वर्ड का मीनिंग, एक होता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अब देखो कितना ब्यूटीफुली चरक ने इस श्लोक को लिखा कि ओल्ड मैन व्हेन इंडल्जेस विद यंग वुमन। वुमेन देन ही फील्स यंग। अब इसमें आप सोचिए कि जो वो ओल्ड वुमेन है उसको कॉन्टेस्ट क्या है? ओल्ड वुमेन मतलब कि वो आज भी अपने आप को वैसा माने कि कोई भी जो यंग वुमेन का Right, मतलब क्या है, right, वो हाँ। आज भी अपने आप को वैसा समझे, वैसा माने कि यंग वुमेन भी उसको पसंद करे बेसिकली, यू नो, उसके विगर को, उसके स्टेमिना को, उतनी स्ट्रेंथ। जैसे अपना आप ये देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, अरे एक हीरो है ना, क्या नाम है मिलिंद उसका, सोमन। मिलिंद सोमन, उसको आयरन मैन आज भी बोलते हैं, इतनी उम्र में कितना फिट रहता है बेसिकली। हाँ, सही बात। सो कहने का मतलब है कि आपको आज भी वैसे ही जैसे आप बन टनते थे यंग लड़कियों के लिए जब आप छोटे थे, आज भी आपको वैसे ही बनना ठनना है, उतनी एक्सरसाइज करनी है, उतनी एब्स निकाल के रखना है ताकि आप हेल्दी रहो, ओजस बड़ा होना चाहिए। ओजस बड़ा होना चाहिए। हाँ, और यंग को क्यों बोला गया है ओल्ड के साथ? आप ये भी कंपैरिजन सुन लो। एक यंग लड़का है, ठीक है, अब वो इतना डिप्रेशन, इतना उसमें चला गया कि उसको ये लग रहा है कि बेसिकली कि अब जो तो जो मेरे को तो कोई ऐसी मिलेगी जो मतलब यू नो यंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो यंग है होते हुए अपने विचारों से ओल्ड हो गया। हाँ, तो ये बेसिकली वही है, कहने का मतलब कॉन्टेस्ट, ये है उसका। कहने का मतलब ये है, कॉन्टेस्ट ये है बेसिकली। हाँ। समझो, कॉन्टेस्ट ये है कि ओल्ड रहते हुए भी यंग रहना। ये बोलते हैं ना कि बूढ़े शरीर में भी एक जवान दिल है, और ऐसा भी हो सकता है कि सही बात। एक जवान शरीर के अंदर एक बूढ़ा दिल है। होता ही है, वो तो होता ही है, राइट। तो ये वही मतलब है इसको समझाने का। अब इसको आप कैसे ही तोड़ दो मोड़ दो, दैट इज द कॉन्टेस्ट। ऐसे ही हमारे भगवत गीता के ये श्लोक हैं, हाँ, एक आप वर्ड मीनिंग समझोगे, एक हाँ, कॉन्टेस्ट बहुत समझोगे। कुछ होता है, ऑफ कोर्स। हाँ, अब आप पीछे के मीनिंग्स तो बहुत होते हैं। पीछे के मीनिंग्स बहुत होते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, लेमैन को समझाने के लिए लोग ऐसे हाँ, लिखते थे बेसिकली। तो बट वो तो गुरु जब सिखाता है कि वही इसलिए समझा। ट्रांसफर होता है ना, गुरु से शिष्य से शिष्य। आगे। और वो संस्कृत में ट्रांसफर होता था, वो ऐसी लैंग्वेज में नहीं ट्रांसफर होता था इंग्लिश में, कि इंग्लिश में आपने लिख दिया कुछ भी। अब जैसे एक इनका लिवर डॉग का मैं एक डॉक्यूमेंट और देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, और बोल रहे हैं कि बीएमएस की सिलेबस की बुक है, उसमें लिखा हुआ है स्टेरॉइड्स देना है इतना, ये देना है उतना, और ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। अब एक बात बताइए, आयुर्वेद लिखा गया है 2000-3000 साल पहले या 5000 साल पहले, उस टाइम पे स्टेरॉइड्स थे क्या? नहीं। कहाँ से आया टेक्स्ट के अंदर? हाँ, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने तो कभी किसी टेस्ट में एलोपैथी मेडिसिन का सुना ही नहीं एक्चुअली। हाँ, स्टेरॉइड क्यों होगा आयुर्वेद में? स्टेरॉइड है ही नहीं आयुर्वेद के अंदर कि पहले स्टेरॉइड दो फिर ये दो फिर ये दो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो मतलब पता नहीं कौन से राइटर्स की ये बुक है, आई डोंट नो। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, बीएमएस और एमबीबीएस को कंपेयर करूंगा, जो हमारी पढ़ाई होती है ना, ऑलमोस्ट फर्स्ट 3 ईयर सेम होती है। वही बॉडी एनाटॉमी हमें पढ़ाई जाती है, वही बॉडी एनाटॉमी इन्हें सेम पढ़ाई ही तो जाती बॉडी है, तो अलग सेम थोड़ी बॉडी हो है। जाएगी। अब आपका दिल और उनका दिल अलग थोड़ी है, अलग थोड़ी एक है। सेम ही तो जगह है बेसिकली। हाँ। आप समझो, टर्मिनोलॉजी हमारी होती है, ठीक है, कि शरीर में कहाँ पे कौन सा प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या, और सब चीजें कोरिलेट करती हैं या कि ब्लड कैसे, स्रोता चैनल्स, जो हमारी धमनियां जिसको हम वेसल्स बोलते हैं, उसके बारे में सब कुछ, हार्ट के बारे में, लिवर के बारे में, किडनी के बारे में, यकृत, प्लीहा, लिवर, स्प्लीन, वृक हो गया, किडनी, हृदय हो गया, ठीक है, और काश श्वास आपका फेफड़े हो गए बेसिकली, मस्तिष्क, माइंड को अलग लेवल पे। हमारे यहाँ पे तो शरीर को बेसिकली एक तो सूक्ष्म ऐसे देखा गया कि पृथ्वी मतलब साक्षात शरीर, फिर एक शरीर का एस्ट्रल पार्ट भी देखा जाता है बेसिकली। हाँ, एस्ट्रल बॉडी भी देखी जाती है बेसिकली। हमें मतलब हमें भाव, इमोशंस ये भी सिखाए जाते हैं कि हमारे गुरुजी बोलते थे कि जब तक आप पेशेंट के दिमाग में नहीं गए, जब तक आप उसको ठीक ही नहीं कर सकते एक्चुअली। द मोमेंट जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इमोशन को आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक उसको ठीक ही नहीं कर सकते एक्चुअली। उतनी मेहनत हम करते हैं, उतनी मेहनत वो करते हैं, ठीक है। जो ऑब्सोल्यूट टेक्स्ट है, जो पुराने जमाने में जिस टाइम पे फैसिलिटी जब जो फॉलो होता था, वो तो हमारे यहाँ पे भी नहीं पढ़ाया था, वो छोड़ चुके हैं सब। तो आज तो फैसिलिटीज हैं, राइट। आज हम भी स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, हम भी थर्मामीटर यूज करते हैं। उसमें एलोपैथी डॉक्टर का थोड़े ना वो है, क्या कहते हैं, हक, क्योंकि दैट इज इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। इंजीनियर्स ने बनाई है वो चीजें सारी, उसको तो हम भी यूज कर सकते हैं। मेरी फाइट हो रही थी ऐसी किसी डॉक्टर से, तो वो बोलता है कि तुम हमारे डिवाइसेस यूज करते हो। हमारी डिवाइस क्या होता है? हमारे डिवाइस क्या होता है? मैंने कहा हमारे डिवाइस क्या होता है? मैंने कहा क्या ईसीजी मशीन तूने बनाई है?
मैंने कहा स्टेथोस्कोप तूने बनाया है, थर्मामीटर तूने बनाया है, एमआरआई मशीन तूने बनाई है? मैंने कहा साइंटिस्टों ने, इंजीनियर्स ने सालों साल मेहनत करके उसको बनाया है। हाँ मतलब तो तुमने मेडिसिन पढ़ी है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना सीखा है और बॉडी को समझना सीखा है, वही हमने सीखा है। हाँ सो एनी डॉक्टर कैन यूज दोज डिवाइसेस course, एंड हाँ। दोज टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। मैं तो टर्म्स यूज करता हूँ। आई कंपेयर कि पार्किंसन है, जैसे पार्किंसन में, अब पार्किंसन वर्ड दिया गया उसका है, हमारे यहाँ पे कंपावाता बोलते हैं। पार्किंसन को आयुर्वेद से समझाता हूँ, कौन सा दोष इम्बैलेंस हुआ, कैसे हुआ। सो जब तक आप मॉडर्न पर्सपेक्टिव नहीं दोगे पेशेंट को, जब तक वो समझेगा नहीं एक्चुअली उसको। सही बात है। तो यही है। राइट, ठीक है सर, हम्म। थैंक यू सो मच Okay. अगेन। Yeah. बहुत बढ़िया एपिसोड, मजा भी आया लास्ट में।